वो है बॉडी शेमिंग। मतलब ये टॉपिक इंसानी जिस्म या जिस्म की साख्त के एतबार से जो लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो ये बॉडी शेमिंग का सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं। दो लोग याद रखिए, एक मोटापा और दूसरा बालों का जाना। खवातीन में तो ऐसा होता है 43 दिख रहा है आज आपका, मतलब नजरों से वजन तक अंदाजा लगा दे क्या चल रहा है आज का वजन, तो बोलते 43 चल रहा है, कल 42.5 दिख रहा था। जो भी आप किसी को कुछ बोले और वो हकीर जलील मजाक उड़ाने की नीयत से उसकी कमजोरी को बताते हुए हो, ये बॉडी शेमिंग है। और सब किस सब हराम और सब की सब गुनाह कबीरा है। सिर्फ बाल होना तो सर पे होना, भवों पे होना थोड़े से, और आंखों की होना, छोटे तो बड़े करो उनको बताओ बाल है बोल के, और उसको बताया जा रहा है, बस ये खूबसूरती की अलामत। बाकी कहीं बाल नहीं होना चाहिए। तो हर बाल को उखाड़ा, दबाया, काटा, सुलाया, छिला और क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि अब वो एक पैमाना बन गया खूबसूरती का। पहले ऐसा नहीं था। बुरे नामों से लोगों को जलील करने की कोशिश करना, जिसको हम बेसिकली हमारे जबान में बोलते हैं चिढ़ रखना। इसी तरह कालू, लंबू, छोटू याद रखिए, और कई नाम जो है, मोटा, सांड, हीला, फला, ढेकला, और ये नामों से लोग मशहूर भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिए चिढ़ बोलते हैं। रंगत की वजह से बॉडी शेमिंग करना, और ये चीज ने तो पूरी इंसानियत में आग लगाई हुई थी याद रखिए, और अभी भी आग लगाई हुई है याद रखिए। तो इंसान कलर के एतबार से काले होते हैं, या सांवले जिसको बोलेंगे, फिर काले होते हैं, काले 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 ढूंढ तक चले जाते हैं। गोरा होता है, बहुत गोरा होता है, गोरा गोरा घुस हो जाता है इधर जाकर। इन दो शेड्स के बीच में सारे कलर से कोई वो नहीं, और सब के सब आदम की औलाद हैं, और सब के सब याद रखिए मिट्टी से बने हुए हैं। चूंकि हमारे बाप आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था। ये मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं, लेकिन इंग्लिश के अंदर ये एक लफ्ज में तकरीबन सारी चीजें एक साथ आ जाती है। मतलब जसामत के एतबार से, जिस्म के एतबार से, हैयत के एतबार से, साख्त के एतबार से इंसानों को पुकारना, या उससे पुकारना इस अंदाज में कि उससे वो जलील महसूस करे, या उससे डिस्क्रिमिनेशन, तफर्रुख पैदा हो, या उससे उसकी हकारत साबित की जाए, या उससे उसका कमतर होना साबित किया जाए, या उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है। मतलब जिस्म की वजह से, मिसाल के तौर पर कोई कहे अरे ये लोग तो काले काले लोग ऐसे होते हैं, तो ये बॉडी शेमिंग हुई। किसी को देखा और कहा अरे ये शख्स तो सेहतमंद है, जिसको आंसर मोटा कहते हैं, ये तो ऐसा होगा, ये हुआ बॉडी शेमिंग। किसी के दांत देखे, अरे इनके दांत इतने टेढ़े कैसा हो गए, क्या खा लिए थे बचपन में, गन्ना वगैरह चबा लिए थे अचानक तो दांत टेढ़े हो गए, ये हो गई बॉडी शेमिंग। किसी की आंखों की वजह से, किसी की आंख सीधा देखती, किसी की आंख थोड़ी ढली हुई होती है याद रखिए, तो उसको बांगेपन से तजवीज देते और कहते हाँ ये फला क्या, और उससे उसका नाम भी पड़ जाता, फिर वो कालू क्या, वो बांगू क्या, वो फला क्या, और उससे उसको जलील करने का मकसद होता है। तो इसको कहते हैं बॉडी शेमिंग याद रखिए। तो बॉडी शेमिंग याद रखिए, इसका मतलब ये है कि किसी भी शख्स की शक्ल और सूरत, वजन या रंगत, या जिसको हम कद या किसी और जिस्मानी औसाफ की वजह से याद रखिए उसकी तनकीद करना, उसका मजाक उड़ाना, या मनफी तबसरा करना, नेगेटिव जो इसके बारे में कमेंट पास करना, इसको कहते हैं बॉडी शेमिंग याद रखिए। तो टॉपिक जो कि इंग्लिश में बहुत आसान है, इंग्लिश में आप जाएंगे गूगल पे डालेंगे बॉडी शेमिंग मीनिंग, तो आपको पूरा दे देंगे एग्जैक्ट। बॉडी शेमिंग दूसरे भी करते हैं, और बॉडी शेमिंग इंसान खुद की अपने आप भी करता है याद रखिए। इसमें दोनों माने शामिल होते हैं। मतलब क्योंकि दूसरा आपको कह रहे फलां शख्स ऐसा है, ये एक बॉडी शेमिंग हुआ, और एक है मैं खुद समझता हूं मैं ऐसा हूं। और ये जो दूसरा पहलू याद रखिए, ये भी आजकल बहुत ज्यादा है। एक जमाने तक देखिए ये मसला नहीं था कि लोग अपने आप की बॉडी शेमिंग तो नहीं करते थे, खुद का ही, जैसा कोई आपके सामने हाँ मैं मोटा हूं ना, आप बोलने वाले हैं, खुद ही पहले मैंने कर लिया कि मैं खुद ही एहसास कमतरी में और बॉडी शेमिंग का मैं खुद भी मुर्तकिब हूँ, मतलब मैं खुद भी इर्तिकाब कर रहा हूँ। जब पब्लिक लोग आपकी बॉडी शेमिंग करते हैं, या तो आपका मजाक उड़ाते हैं, या तकब्बुर की बुनियाद पर, या आपको जलील करने करते हैं। लेकिन जब आप खुद की बॉडी शेमिंग करते हैं, तो ये एहसास कमतरी की वजह से होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसकी आदत, उसकी वजह से आप अपने आप की करते हैं। तो बॉडी शेमिंग ऐसा नहीं कि सिर्फ लोग आपकी करते हैं, आप खुद भी अपने आप की करते हैं। और खुद अपने आप का करना ये तो आजकल इतना ज्यादा हो गया है, उसी के नतीजे मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन वगैरह आम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद जैसा शहर जो टियर 2 सिटी के अंदर आता है, यहाँ उतना नहीं है, लेकिन आप टियर 1 और मेट्रोज में जाएंगे तो लोगों से पूछना पड़ता है भाई साहब असली है या कुछ है इसमें डाला, तो बोलता ये अभी इतने नकली है, बाकी सब असली है। आप समझ। तो चूंकि बॉडी शेमिंग की वजह से वो परेशान है, तो वो क्या करते हैं, लोग ऐसा ना करे बोल के अपने आप को तब्दील करवा रहे हैं, तब्दील करवा रहे हैं, और ये बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, आम होता चला जा रहा है। और कोई बैद नहीं कि 5-10 साल बाद यहाँ भी सारी चीजें, हाँ ये कोई बोलता थोड़ी कि मैंने फलां ऑपरेशन करके आया फलां चीज का, लेकिन करता क्यों है, इसलिए कि लोग उसको ऐसा कह रहे थे, वैसा कह रहे थे, ऐसा से कमतरी में था, फुला था, ये था। याद रखिए बॉडी शेमिंग की दो मजहर, दो जगह जहाँ इसका खास इजहार होता है, और बहुत कॉमन है, मर्दों में एक खास तौर से, औरतों में दूसरा खास तौर से। और ये बॉडी शेमिंग का सबसे ज्यादा टारगेट होते हैं दो लोग, याद रखिए, एक मोटापा और दूसरा बालों का जाना। ये सबसे ज्यादा वजह बनती है। मतलब बाल जिसके जा रहे हैं उसको तो इतने नामों से पुकारते हैं कि वो फहरिस्त गिरा हुआ है तो आप हंस के लौट जाएंगे।
इतने नामों से उस आदमी को पुकारा जिसके बाल जा रहे हैं, और दूसरा वो आदमी जो सेहतमंद है, सेहत के ताल्लुक से मर्दों में फिर भी उतना नहीं होता है, लोग हाँ ठीक है ऐसा बोल के निकल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह चल आगे बोल देते उसको, तो वहाँ उतना मसला नहीं होता। लेकिन खवातीन में तो ऐसा होता है 43 दिख रहा है आज आपका, मतलब नजरों से वजन तक अंदाजा लगा दे क्या चल रहा है आज का वजन, तो बोलते 43 चल रहा है, कल 42.5 दिख रहा था, मतलब अंदाजा सिर्फ इससे लगा ले रहे कि कल कितना था और आज इतना है। तो वहाँ वेट से बड़ा मसला होता है, और मर्दों में बालों से जरा ज्यादा मसला होता है। हालांकि दोनों से बॉडी शेमिंग दूसरी की जाती है, क्योंकि औरतों में बाल नहीं जाते आमतौर से, तो बॉडी शेमिंग का एक मरकज बन जाता है फिर, अरे इनकी तो बाल चलेगा, अच्छा उसने क्या, उसका एक नाम रहता है पर्टिकुलर वो, और उसको बॉडी शेमिंग की जाती है। यकीनन अगर मैं आपसे ये कहूँ या ये एहसास दिलाऊं कि कोई आपसे कहे तो क्या होगा, तो हमारा जवाब ये रहता हम कुछ नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ तब तक है जब तक वो कमजोरी जो आप समझ रहे हैं, देखिए वो है नहीं, या वो खराबी जो आप समझ रहे हैं आप में नहीं, जब तक आप ये अल्फाज ना करें मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई कुछ भी बोले, लेकिन जर्रा बराबर ये चीज आप में आ जाए, ये अल्लाह ना करे, आपके बच्चों में आ जाए, ये अल्लाह ना करे खासतौर से बच्चियों में आ जाए, तब फिर आप हर बार अल्लाह से गिड़ला के दुआ करते हैं, अल्लाह मैं माफी चाहता हूँ, मैंने फलां का मजाक उड़ाया मेरी बच्ची ऐसी है, मैंने फलां का मजाक उड़ाया मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मैंने फलां के साथ ये किया मेरे घर में ऐसा हो, मैंने फलां का मजाक किया मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा चेहरा वैसा हो गया, ऐसा करता, तब फिर उसका एहसास होता है। तो जब आप चिढ़ाते हैं, बोलते हैं, उसको जलील करते हैं, नीचा दिखाते हैं, तकब्बुर की बुनियाद पे, मजाक की बुनियाद पे उसको छोटा दिखाने के लिए XYZ ABC वजूहात होती है, तब महसूस नहीं होता। को बोले तो हाँ बोलो मुझे कुछ नहीं होता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह ना करे जो चीज आप समझते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बॉडी शेमिंग जिससे की जा रही है वो नुक्स है आपका, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला ने लोगों को इतनी वैरायटीज में पैदा किया, इतने शेड्स में पैदा किया, इतने शेप्स में पैदा किया, इतने अलग अलग हयात रखी कि हर इंसान दूसरे से अलग है, और यही अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुसूसियात में से है, ये एक मौजूदों में से है। वरना अगर सबकी एक जैसी सूरतें होती तो बताइए कैसे पहचानते एक दूसरे को, सबको अल्लाह एक जैसा बना देता। जो पैमाना खूबसूरती का आप बना फिट कर रहे हैं और सब वैसे, तो कैसा। दूसरी चीज खूबसूरती क्या है, कौन डिफाइन करेगा इसको, कौन तय करेगा कि खूबसूरती क्या है और बदसूरती क्या है, बताइए। खूबसूरती और बदसूरती का अगर मुझसे आप पैमाना पूछे तो मैं कहूंगा नेक लोग खूबसूरत है, वो चाहे जो भी हो, और बुरे लोग बदसूरत है चाहे वो दिखते जैसे भी हो। फिर आप समझ, ये तो बिल्कुल जिसको कहेंगे एकदम शरई पैमाना है, बस हो गया खत्म, इसके अलावा कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हमने सारे पैमाने गढ़ लिए, हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जिसको कहेंगे एक किस्म का, जिसको कहेंगे कुदरत के अंदर चीजें देखने को मिलती, हर चीज को अलग बनाया, हत्ता कि जो जानवर एक जैसे भी होते हैं तो उनमें पता चलता है उनके स्ट्रिप्स अलग होते हैं, जो अलग पट्टियां होती है जिस्म पर, या फला अलग, उससे आप पहचान लेते हैं अलग है। तो अगर सब एक जैसे होते तो बताइए कैसे आप तमीज कर पाते लोगों में, तो रब्बुल इज्जत का ही है। तो इंसान कलर के एतबार से काले होते हैं, या सांवले जिसको बोलेंगे, फिर काले होते हैं, काले 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 ढूंढ तक चले जाते हैं, गोरा होता है बहुत गोरा होता है, गोरा गोरा घुस हो जाता है इधर जाकर। इन दो शेड्स के बीच में सारे कलर से कोई वो नहीं, और सबके सब आदम की औलाद हैं, और सबके सब आदम की मिट्टी से बने हुए, चूंकि हमारे बाप आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया था, और मिट्टी जो आदम अलैहिस्सलाम को जिससे बनाया गया था वो दुनिया की अलग अलग मुख्तलिफ मुकामात से उठाई गई थी। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इब्ने आदम की औलाद में इतने अलग अलग कलर्स मिलते हैं, कोई काला है, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई लाल है, अलग स्किन कलर्स होते हैं अलग। ये किस लिए, जिस मिट्टी से आदम को बनाया गया उसमें सारी चीजें थी याद रख। तो क्या खुसूसियत याद रख। अच्छा, जो जलील करने की नियत से किसी को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं उसकी क्या खुसूसियत उसमें, मतलब उसने अपने आप में क्या किया जिससे उसने ऐसा हुआ, मुझे बताइए। कुछ चीजों में तो बोल सकते हैं आपने कंट्रोल करना चाहिए था, ऐसा नहीं होता, लेकिन रंगत के एतबार से बताइए क्या कर सकते थे। आपको कहा कि मैं पहले ऐसा था, फिर मैंने ये खाया वो पिया और मैं आज ऐसा हो गया, होता ही नहीं इसमें। मैं आपको कह रहा हूँ कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं होता जब तक कि ये स्किन निकाल के दूसरी स्किन नहीं लगाते। लाखों करोड़ों रुपया उसमें खर्च होता है, फिर उसको पूरी जिंदगी संभालो, पैम्पर करो, धूल मिट्टी लगी तो फला इन्फेक्शन हो जाता है, ये हो जाता है, करवाते हैं लोग, बहुत खर्चीली चीज। तो बहरहाल याद रखिए इसमें कंट्रोल नहीं, लेकिन मजाक का मौजू है, जलील करने का टॉपिक है, और ये इतना कॉमन हो चुका है, याद रखिए बर्रे सगीर सब कॉन्टिनेंट का जो हमारा माहौल है, याद रखिए इतना कॉमन है, इसको बुरा भी नहीं माना जाता है। तो मैं जितनी भी बॉडी शेमिंग की बातें आपके सामने रखूंगा, इसमें से कोई भी गुनाह कबीरा से नीचे के दर्जे की नहीं है। सबकी सब शरीयत ने गुनाह कबीरा कहा, सबकी सब बॉडी शेमिंग। जो भी आप किसी को कुछ बोले और वो हकीर जलील मजाक उड़ाने की नियत से या उसकी कमजोरी को बताते हुए हो, ये बॉडी शेमिंग है, और सबकी सब हराम है, और सबकी सब गुनाह कबीरा है। मतलब इसमें कोई भी टाइप नहीं, हत्ता कि जो अपने आप की बॉडी शेमिंग करता है वो भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। पहला एहसास कमतरी, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत को हकीर समझ के उसने अल्लाह का शुक्र अदा करना छोड़ के मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फला नहीं हूँ, खुद की बॉडी शेमिंग कर रहे हैं। और ये बात तो बड़ी कॉमन है आजकल। खूबसूरती का पैमाना, आप खूबसूरती जो मैं कह रहा था, कौन डिफाइन करेगा खूबसूरती, बताइए कैसे आप डिफाइन करेंगे, आप नहीं कर सकते। एक जमाना था, खूबसूरती किसको माना जाता मालूम आपको, कि लोग जो है जिनके गले भरे हुए होते थे, मानो पुराने जमाने की बादशाह,
शहजादी वगैरह की तस्वीरें होती है लोग बना के रखते हैं पुराने, देखिए तो ये जो गर्दन के नीचे का होता था ना, ऐसा भरा हुआ होता है पूरा, खाते पीते घर से नजर आते हो देखते ही। तो ये खूबसूरती का पैमाना था। खूबसूरती के पैमानों में ये पैमाने मौजूद थे, याद रखिए। मतलब खूबसूरती का आज जो हमने पैमाना बनाया ये वेस्टर्न मीडिया की वजह से बना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। खूबसूरती के पैमानों में पैमाना था, अगर आप ईरानियन कल्चर को ले लें तो उनके पास अगर किसी खातून को अच्छे खास से अगर यहाँ बाल होते तो उसको खूबसूरत समझा जाता, तो ख्वातीन बाल उगाती वहां, मतलब कुछ ऐसी चीजें खाया पिया करती ताकि लगे उससे वो ब्यूटी मानते, उसको खूबसूरती मानते। फला शहजादी देखिए उनकी रूहें कैसे हैं, आप समझे, तो ये खूबसूरती माना जाता है। लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने क्या किया वालों को, सिर्फ बाल होना तो सर पे होना, भवों पे होना थोड़े से, और आंखों की होना, छोटे तो बड़े करो उनको बताओ बाल है बोल के, और उसको बताया जा रहा है बस ये खूबसूरती की अलामत, बाकी कहीं बाल नहीं होना चाहिए। तो हर बाल को उखाड़ा, दबाया, काटा, सुलाया, छिला और क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि अब वो एक पैमाना बन गया खूबसूरती का, पहले ऐसा नहीं था। तो ये पैमाने हमने बनाए याद रखे। तो मैं जैसा कह रहा था बेहतरीन, अगर उसकी गर्दन है, शेप है, तो बोले ये वो है। अब क्या हो रहा, देख जॉ लाइन, हाँ ये खूबसूरती रहती। अब हमारी दिख रही है तो अंदर खोल के देख रहे, बताओ तो अंकल आपकी जॉ लाइन है अंदर, बेटा ये कमजोरी की अलामत हो सकती है, कम खाना मिलने की अलामत हो सकती है, सेहत नहीं बढ़ने की अलामत हो सकती है। ये खूबसूरती की अलामत हड्डी का दिखना, मैं तो समझ में नहीं आ रहा है। अब एक आदमी आ गया सिर्फ चमड़ा और हड्डी लेकर आया, इसको भी बॉडी शेमिंग है नहीं बोल रहे, अरे क्या जबरदस्त उसकी जॉ लाइन देखो, क्या पूरा लाइन ही लाइन हर जगह, हाथों में लाइन, बरों में लाइन, जॉ में लाइन, पूरे लाइनों पड़े यहाँ से, तो इतना कमजोर है, तो उसका ही मजाक उड़ा रहा है, बहुत ही स्किनी है, बहुत ही दुबला है। तो यहाँ कोई पैमाना नहीं, याद रखिए। तो मैं क्या कहूंगा, या इस लेक्चर का मकसद क्या है, लोगों को आप देखें चश्मे पे कोई कलर ना लगाए। चश्मे पे जो कलर आता है ना, तो चीजें बाहर की वजह, पीला होंगे तो पीला देंगे, नीला होंगे तो नीला देंगे, चश्मा निकाले। हर इंसान जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको आप देख रहे हैं, सब खूबसूरत है, सब, किसी मजहब को मानने वाला हो, किसी मिल्लत से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी रंगत से ताल्लुक है, बाल किसी किस्म के, चाल किसी किस्म के, बॉडी शेप किसी किस्म का है, ये सब खूबसूरत है। लेकिन अगर आप उसको अंदर भी पैमाना चाहते हैं तो जो नेकी करता है वो खूबसूरत है। फिर अगर आबुदीन शरीफ जो गुनाह करता है, फिर दिखने में कैसा भी हो, उसका कोई पैमाना नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा है अबू लहब, और इतना गोरा चिट्टा है, रिवायतों में आता है, बहुत खूबसूरत गोरा चिट्टा है। तो उसे किसी बेटे का नाम लहब नहीं था। लहब अरबी में कहते हैं लावा जो निकलता है ना, लावा, वो आंख के अंगारे को बोलते हैं, रेड रहता है एकदम, जब निकलता रोल होते आता, तो उसको अबू लहब बोलते थे, उसकी खूबसूरती की वजह से। हंसता था ना तो एकदम रेडिश हो जाता था उसका कलर। लेकिन उसके इस खूबसूरती से उसको क्या फायदा आखिरत में होने वाला, मुझे बताओ आप। जब अल्लाह ने उसके बारे में सूरत ही नाजिल कर दी कि अबू लहब तो बर्बाद हो गया, बहरहाल खत्म हो गया, उसके हाथ टूटे दोनों के दोनों, तो बर्बाद होगा उसकी खूबसूरती। अब बताओ उसको क्या काम आने वाला। उसके बरक बिलाल है रजी अल्लाह अन्हु। इसके अलावा कई सहाबा के नाम में एक के बाद एक फहरिस्त ले सकता हूँ। तो कलर में जो हबशी है, इथोपियन बैकग्राउंड से है, जिसको आम जबान में कलर्स को 3 शेड में कैटेगराइज किया जाता है जनरली आज के दौर के अंदर। ब्लैक्स जो अफ्रीकन हमारे भाई होते हैं, व्हाइट्स जो यूरोपियन और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री अमेरिकन वगैरह होते हैं, ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, और ब्राउन जो एशियंस होते हैं, याद रखिए। तो मैं कभी बोल दूं बीच में ब्लैक, व्हाइट एंड ब्राउन, तो समझ जाना क्या है। तो ये जनरली इस नाम से पुकारा जाता है। तो वो ब्लैक है, लेकिन जाहिर सी बात है आप जो पैमाना लगा रहे खूबसूरती का उसमें नहीं हो रहे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे जन्नत की जब सैर कराई गई तो बिलाल मैंने तुम्हारे खदमों की आवाज जन्नत में मेरे से आगे सुनी। क्या करते हो ऐसा तुम, क्या स्पेशलिटी आपकी? तो बिलाल जन्नत में जा रहे हैं और अबू लहब जहन्नुम में जाने वाला है। तो रंगत से कुछ फायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं यकीनन किसी गोरे रंग वाले को बुरा नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि गोरे और काले से किसी की अच्छाई बुराई से कुछ नहीं होता। किसी के रंगत की वजह से वो अच्छा बुरा इंसान नहीं होता। कोई ज्यादा रंग की वजह से अफजल और रंग के कमी की वजह से मफजूल कमतर नहीं होता। सब इंसान बराबर है। तो जाहिर सी बात है गोरा इंसान भी हमारे नजदीक बराबर है, अल्लाह के नजदीक। वो अल्लाह की इबादत करे तो और आगे जाएंगे, दुनिया में भी खूबसूरत था और आखिरत का भी फायदा उठा रहा है। समझ रहे हैं? तो जो कैटेगराइजेशन, जो डिस्क्रिमिनेशन, तफर्रुकबाजी, जलील करना, नीचा दिखाना, नंग, नस्ल, कौम, कलर, खद, जसामत, मतलब वेट की वजह से, उसकी हाइट की वजह से, सब छोड़ो। इससे क्या होता है मालूम? आदमी साइकोलॉजिकली डिप्रेस होता है, नफ्सियाती तौर से कमजोर हो जाता है। ये करने की वजह से लोग क्या कुछ नहीं कर रहे, अपने हलाल माल पता नहीं कहाँ का बर्बाद करे। क्यों? तो वो मुझे वैसा बनना, वैसा करना, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं। और इंशाअल्लाह आज मैं आपके सामने 10 अप्रोक्सीमेट पॉइंट रखूंगा। 9 पॉइंट वो है जो सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है, और 10वां वो पॉइंट वो है जो खुद आप अपने आप को बोल ले रहे हैं। और खुद अपने आप को बोलना, मैंने कहा ना, आज के दौर में तो एकदम नंबर 1 पे चला जाए। अपने आप कोई बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ मैं, कोई आ रहे तो हाँ थोड़ा मेरा होठ आपको ऐसा लग रहा होगा ना, हाँ थोड़ा मेरा रंग ऐसा आपको दिख रहा है, हाँ एक आंख मेरी फला है ऐसा है, हाँ मेरा जिल्द का कलर वैसा है, हाँ मेरे पैर थोड़े ऐसे अंदर जा रहे, मेरे को ऐसे वाले पैर है ना। एक एक चीज पे लोग गौर करे आजकल। तलवारों को नीचे का पैर का ऐसा उठा ना,
जबरदस्त चपता है। अरे कैसे तुम्हारी चाल है, बिल्कुल तुम जब चलेंगे तो अजीब ही निशान बनेंगे पैरों का। हम चलते ना तो पंजा बनता पूरा पैर का, ये बीच का उठा हुआ है हमारा अंदर से। तुम्हारा ऐसा फ्लैट है, उस पर भी चीजें चल रही, मतलब अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब याद रखो। तो बड़ी ताज्जुब की बात है, मुसलमान होने के बावजूद हम ये करते हैं। ये अफसोस की बात, ताज्जुब के साथ बहुत अफसोस की, क्योंकि दीन इस्लाम ने तो ये चीज तमीज हमको सिखाई नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतराफ मर्द हैं, औरतें हैं, खुनसा मुखन्नस लोग भी थे उस जमाने, वो भी मौजूद है, उनके बारे में रिवायत में अल्फाज है, वो मौजूद है, काले हैं, गोरे हैं, और इसको कहेंगे मतलब ब्लैक, व्हाइट्स एंड ब्राउन, सब मौजूद है। कहीं तमीज नहीं की जा रही कि ये इससे फला इससे फला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को आप देख ले मुख्तलिफ, मैं आयशा देख ले, रंगत के एतबार से खुले रंग की बहुत, मैं सफिया को देख ले, और भी खुले रंग की है, क्योंकि नस्लन जीव थी, यहूदी थी, याद रख, और भी खुले रंग की। माई इसके सौदा को देख ले, ये हाइटेड थी काफी, जसामत वाली थी और कम कलर था आपका, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। अल्लाह के रसूल ने कभी तमीज नहीं की कि इनके मुकाबले में ये फला है, उसके मुकाबले में मुझे इनका कलर पसंद आता है, कभी भी नहीं की। तो अपनी माओं के शेड्स को देख लिया आप, सब मुख्तलिफ उम्मत की माएँ हैं, सब मुख्तलिफ रंगत की है। हाइट के एतबार से माई सफिया का खत बहुत कम था, माई सौदा का खत बहुत ज्यादा था, मतलब डील डॉल वाली लहीम शहीम जिसको अरबी में वो अल्फाज उनके लिए आते हैं, वो जसामत वाली खातून थी। लेकिन कहीं मतलब उससे फर्क महसूस नहीं होगा कि अल्लाह के रसूल तमीज कर रहे हैं ये फला है वो फला है, कहीं नहीं। तो लेकिन ये हमें कैसे ये चीजें आगे नहीं समझ में आता। अच्छा अपने अगर हो तो सबसे अच्छे हैं, दूसरों में ये चीज होती है वो सबसे बुरे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह के लिए ये बॉडी शेमिंग वगैरह छोड़े, मुसलमान होने के नाते, तकवा परहेजगारी के नाते थोड़ा सा आप किसी में फर्क करें एक अलग बात है, लेकिन ये खूबसूरती और जिस्मानी पैमाने तो मेरा दुनिया बिल्कुल मत बनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर फरमाया और कहा कि मुसलमानों के ऐब ना कुरेदा करो। क्या फरमाया आपने? ये खास वो लोग जो दूसरों की बॉडी शेमिंग करते हैं ना, बहुत सख्त रिवायत है, सुनिए अल्फाज। आप फरमाते मुसलमानों के ऐब ना कुरेदा करो और इनके यूब के पीछे मत पड़ा करो। ये ऐब से मुराद हुआ है कि उसको ढक्का छुपा कोई काम करता था पीछे पड़ते, लेकिन यहाँ तो खुले आप पीछे पड़े, तेरी यहाँ कैसी, तेरा जिस्म वैसा, तेरा पेट वैसा, तेरा फला वैसा, तेरा खत वैसा, तेरी हड्डी की साख्त वैसी, तेरी आंखों का फला, नाक तुम्हारी टेढ़ी है, तो इतना उसको तो ऐब टटोल आप कंटिन्यूसली। और कुछ लोग होते कैमरे इसी के लिए चालू रहते हैं, ऐसा अपने कैमरे होते हैं ना, गाड़ी जा रही तो नंबर प्लेट रीड कर ले रहे हैं, आदमी जा रहा तो वो कर रहे थे, हमारे कैमरे खाली ये चीजों को रीड कर रहे हैं, ऐसा उन्हें वैसा उन्हें वैसा। खवातीन तो बिल्कुल लिस्ट लेके बैठी हुई है, अगर कोई बोलते रहे फला खातून के बारे में, एक मिनट पूरी फहरिस्त निकाल के पॉइंट नंबर 1 उनका फला, पॉइंट नंबर 2 फला, पॉइंट नंबर 3 फला, और वो सब लेकर बैठे हैं। क्या कर रहे हैं? तो गौर से सुनिए हदीस को। मुसलमानों की गीबत ना करो और उनके उयूब के पीछे मत पड़ा करो। अगर उनमें कोई ऐब है भी तो पीछे मत पड़ा करो। ये तो ऐब ही नहीं जो मैं बातें कर रहा हूँ, लेकिन अगर है भी तो पीछे मत पड़ा करो। तो जो लोग करते हैं उनके लिए इसमें वही है, नसीहत है, उयूब के पीछे ना पड़ो, इसलिए कि जो इनके उयूब के पीछे पड़ेगा, जो इनके ऐब तलाश करने के पीछे पड़ेगा, अल्लाह इसके ऐब के पीछे पड़ जाएगा। मतलब जब तुम मखलूक में कीड़े चुनने लग जाओगे तो रब्बुल इज्जत फिर तुम्हारे कीड़े निकालेंगे दूसरी जबान में। तो जब तुम लोगों के उयूब चुनोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, आप फरमाते हैं, पीछे पड़ेगा और अल्लाह उसके जो ऐब के पीछे पड़ेगा। फिर फरमाए और इसको इसी के घर में जलील करके रखेगा। जब अल्लाह किसी के ऐब के पीछे पड़ जाए तो अब किसकी औकात बच नहीं, उसको उसी के घर में जलील करेगा, फिर उसकी जात से अल्लाह उसको जलील कर दे। तो जो लोग बॉडी शेमिंग करते हैं लोगों की, अब मजाकन करे, तंजिया करे, जलील करने करे, अपने आप को अफजल बताने करे, वजूहत जो भी हो, अगर आप उयूब चुनते हैं तो ये हदीस आपके लिए थी। मत चुनो उयूब मुसलमानों की किसी भी लिहाज से, अच्छी बात ही करो। जब भी होता है लोग किसी को नुक्से पुकारते, बट हमने एहतियात करना, जैसे मुस्लिम याद रखिए, उसके नाम है वगैरह, उससे उसको पुकारे, ये ज्यादा बेहतर चीज है। भाई ये जो नुकात आज मैं आपके सामने रखूंगा सब के सब गुनाह कबीरा है तकरीबन। और आखिरी पॉइंट मेरा जो खुद के बारे में है वो गुनाह कबीरा तो नहीं, लेकिन एहसास कमतरी और नाशुक्री की सबसे बड़ी अलामत होंगी, वो भी गुनाह कबीरा, नाशुक्री करना। मेरा चलिए आइए, पहली चीज हम देखेंगे इंशाअल्लाह के बुरे नामों से लोगों को पुकारना। दूसरा हम देखेंगे रंगत की वजह से लोगों को अच्छा या बुरा समझना। तीसरा हम देखेंगे लोगों की नकल उतारना। चौथा इंशाल्लाह देखेंगे कि जो शख्स सेहतमंद होता है मोटापे की वजह से उसको जो बॉडी शेमिंग करना। पांचवा हम देखेंगे कि लोगों के बाल जाने की वजह से, उनके गंजेपन की वजह से उनकी जो बॉडी शेमिंग करना। इसके अलावा चेहरे की वजह से, नाक, कान, आंख, मुंह, नाक, दांत जो होते हैं चेहरे में जितनी चीज होती है इसकी वजह से बॉडी शेमिंग करना। और शक्ल की वजह से, सूरत की वजह से बॉडी शेमिंग करना। सातवां देखेंगे जो माजूरों पर तंज करना, अपने आप को अफजल समझना उनसे होता है। बॉडी कुछ लोगों के डिफेक्ट्स होते हैं, जिस्म सही नहीं होता है, चल फिर नहीं पाते, तो उन पर तंज करना। याद रखिए ये भी है। निकाह के वक्त लड़कियों के अंदर उयूब चुनना, वही बॉडी शेमिंग का एक जबरदस्त तरीका है हमारे पास। उसके बाद 9 देखेंगे जिन्स की बुनियाद पर, जेंडर की बुनियाद पर बॉडी शेमिंग करना। और 10 देखेंगे याद रखिए जिस्मानी उयूब की वजह से जो है
वजह से जो है खुद को हकीर समझना। 10th पॉइंट जो है सेल्फ वाला बॉडी शेमिंग है, मैं खुद ही अपनी बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ, उसका पॉइंट है। अब आइए एक के बाद एक आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक की तरफ याद रखिए और पॉइंट्स देखने की जो हम कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत याद रखिए इस चीज से हमको मना करता है, शरीयत मना करती है, लेकिन बहरहाल एक चलन मत छूंगा। तो पहला पॉइंट देखेंगे, बुरे नामों से लोगों को जलील करने की कोशिश करना, जिसको हम बेसिकली हमारे जबान में बोलते हैं चिढ़ रखना, चिढ़ निकालना, चिढ़ लगाना। हमारे पास ये हो रहा है कि बच्चा 3-4-5 साल का हो रहा है, जैसे 3-4-5 साल का हुआ तो वहीं से उसको बड़े तालीम देना चालू कर देते हैं। वो वैसा है ना तो उसकी चिढ़ वैसी है, तो नहीं बोलता अच्छा अम्मी इसकी चिढ़ कैसा रखो, उसमें क्या है वो ऐसा चलता, हाँ तो उसको तू टेढ़ू बोल, फला कर, इसलिए कि फला है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है चिढ़ रखने का मामला। बच्चे खुद से नहीं सीखते, बच्चे बड़ों से सीखते। तो यहाँ उसको तरबियत दी जा रही है कि चिढ़ रखना जरूरी है। फिर कभी कभी बड़े डिस्कस कर रहे हैं, हम जब छोटे थे ना तो इसकी चिड़ ये थी, उनकी चिड़ वो थी, उनकी चिड़ वो थी, वो बोले तो उन्हें गुस्से में आते, जलाली हो जाते, कमाली हो जाते, फला करते थे, फिर हम ये करते थे। बच्चों को लगता है ये कॉमन चीज है, करना चाहिए ऐसा, लेकिन ये भी गुनाह है कबीरा। याद रखिए लोगों की चिड़ रखना, नाम रखना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को नाम के लिए मतलब जलील करने के लिए, देखिए अल्फाज हो सकता है ऐसे कॉमन होंगे जो इस्तेमाल होता है, लेकिन चचा, तो ये चचा चचा सादे चचा नहीं है, क्या मामू, एक मामू सादे मामू रहते हैं, लेकिन ये मामू कौन से मामू आप समझ रहे हैं, मतलब एक आदमी जो सही से काम नहीं कर पा रहा, तो आपने उसको एक नाम दिया, तो उसको आप उस नाम से अब उसको नाम से जोड़ देते हैं, फला मामू गया, चचा गया, तो आपने ये किया। इसी तरह कालू, लंबू, छोटू, याद रखिए, और कई नाम जो है, मोटा, सांड, हीला, फला, ढेकला, और ये नामों से लोगों को मशहूर भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखिए चिड़ बोलते हैं, और अलग अलग लोगों की बाहर रखी जाती है। इंसान उससे चिढ़ रहा है तो कभी जानवरों के नाम, कभी इंसानों के नाम, कभी बुरी सिफतें, कभी अच्छी सिफतें, लेकिन मकसद सिर्फ जलील करना और चिढ़ाना, याद रखिए। आइए वाक़या सुनिए, इब्न माजा की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचते हैं। वो सहाबी कहते हैं कि जब अल्लाह के रसूल मदीने में आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो एक एक इंसान के 2-2 3-3 नाम थे, मतलब असल नाम एक और चिढ़ के नाम 2-2 3-3। और जब अल्लाह के रसूल किसी को बुलाना चाहते और बुलाते तो दूसरा शख्स कहता है अल्लाह के रसूल इससे तो उसको गुस्सा आता है इस नाम से, तो आप सब परेशान होंगे। फिर ये आयत नाजिल हुई कुरान की, मदीना जाने के बाद वहां के माशरे में सबकी चिढ़ थी, समझो ऐसा समझ लीजिए। तो ये आयत नाजिल हुई। कौन सी आयत नाजिल हुई? साहबी फरमाते ये आयत नाजिल हुई सूरह हुजरात सूरह नंबर 49, उसके आयत नंबर 11 नाजिल हुई, वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब, एक दूसरे को चिढ़ ना लगाओ, बुरे नाम ना दो, बैड निकनेम्स ना दो। निकनेम देना अच्छी बात है, बैड वाला बुरा नहीं होना चाहिए, ठीक ठीक। तो बुरे नाम ना लगाओ, बिसल इस्मुल फुसूक बादल ईमान, के फिस्क गुनाह करना याद रखिए, ईमान के बाद याद रखिए यह बुरा काम है। तो बुरे नाम देना, बैड निकनेम्स देना, यह मदीने में चलन था। कुरान की आयत नाजिल हुई, याद रखिए, और इसके बाद में अल्लाह ने फरमाया अगर इसके बाद कोई तौबा ना करे तो जालिम है। और जिस चीज से तौबा का हुक्म आता है वो गुनाह कबीरा होता है। मालूम गुनाह कबीरा की पहचान क्या? या तो तौबा का हुक्म आएगा, या तो उसके लिए दुनिया भी सजा दी जाएंगी, या तो जहन्नुम की वही सुना जाएंगी, समझ जाना गुनाह कबीरा है। तो यहाँ कहा गया तौबा, जो ऐसा करे तौबा ना करे वही जालिम है। तो लिहाजा चिढ़ नहीं लगाना चाहिए, तो किसी को भी किसी वजह से चिढ़ नहीं लगाना चाहिए। अब हमारे कॉमन क्या होता है, किसी का कद कम है तो उसको नाम रख देते हैं, वो गिड्डू कहाँ है, वो छोटू कहाँ है, ठीक है। अच्छे छोटू एक कॉमन वर्ड है, किसी को बोलने में कोई नहीं, बच्चों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ मकसद उसको जलील करना है, यहाँ मकसद उसकी कद की वजह से उसको आइडेंटिफाई करना है। और कद के ताल्लुक से खास रिवायत ही आती है, जो रिवायत याद है कि तिरमिज़ी की रिवायत है, माई आयशा फरमाती है, और ये खता और गलती उनसे हुई थी, याद रखिए, और उन्होंने खुद बयान किया उस हदीस के अंदर, ताकि लोगों को पता चल जाए गलती हमने नहीं करना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी और सफिया का तस्करा हुआ। दोनों सौकने हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं, और सौकनों में थोड़ा सा अनबन होती है, नेचुरल नहीं, ह्यूमन बीइंग ऐसा होता ही है। तो बहरहाल आयशा खुद कहती है कि एक बार अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में सफिया के बारे में तस्करा हुआ, तो मैंने इशारतन सफिया के बारे में कहा, और सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से आता है आपका कद कम था, आपकी हाइट कम थी। तो अल्लाह के रसूल के सामने मैंने इशारतन कहा, ऐसी ऐसी हाथ से इशारा करके, मतलब मुंह से नहीं बोल सकते ना, तो हाथ से इशारा किया, कम खद का। हदीस में इशारे का कैसा किस टाइप का था नहीं मालूम, लेकिन हमारे समाज में कम खद है तो इशारा बिल्कुल कोई भी आएगा ना, या यूं नीचे नहीं, तो बोले वो तो ये वाला भी नहीं, उसको यहाँ करना पड़ेगा, आप इशारा करते हैं, वो माया आयशा ने किया था। तो वो कहती है मैंने इशारतन कह दिया सफिया तो ऐसी ऐसी है, मतलब उनके खत के बारे में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा जब ये सुना, बेशक तुमने अपनी बातों में ऐसी बात मिलाई आयशा। आप सुनते कहा आयशा तुमने अपनी बातों में ऐसी बात मिलाई है कि अगर समंदर के पानी में मिला दी जाए तो पूरे पानी को कड़वा करने के लिए काफी है। ये बुराई के तौर पे कहा ना तुमने सफिया के बारे में, ये इशारा अच्छाई के लिए नहीं था ना, तहकीर के लिए था ना,
तजलील के लिए था ना, नीचे दिखाने के लिए था ना, खत की कमी बताने के लिए था ना। और माई सफिया का खत अल्लाह के रसूल की तमाम बीवियों में सबसे कम था, ये उसके लिए था ना। तो अल्लाह के रसूल अगर इसकी समझ समंदर को दे दी जाए तो पूरा पानी इसका खराब हो सकता है। पानी कब कड़वा होता मालूम आपको, जब उसमें एल्गी घान कचरा आने से पीने लायक नहीं होता, कड़वा हो जाए। कड़वा करने के लिए काफी। देखा आपने खाली एक इशारा, दिन भर में कितना लोगों को क्या क्या कीड़े चुनते उनकी शख्सियत में, जिसकी कोई इनकी बाल चाल ढाल कद आंखें हर चीज से आपने नाम लगाया। मैं नाम लूंगा तो आप परेशान हो जाएंगे, फला की दाद ऐसी वो खेबड़ा है कंटिन्यूस। आप अब एक आदमी सुनने कभी थक जाता है, लेकिन आप सोचिए कोई आपको कंटिन्यूस एक नाम से हैमर करता है पूरी जिंदगी, कैसे आप बर्दाश्त करें, जबकि आपको नाम दिया गया एक बेहतरीन और प्यारा नाम। तो बहरहाल ये होता है। तो देखिए खत के बारे में तस्करा आ गया। इसी तरह दुबले पतलेपन के बारे में कोई कहा बहुत ही स्किनी है, बहुत ही दुबला पतला है। तो एक मर्तबा हो ये सहाबा वगैरह काफी मजबूत इंसान थे, अरब के इलाके में जिंदा रहना है तो मजबूत ताकतवर रहना ही पड़ता था। एक मर्तबा का वाकया याद रखिए, अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु बड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद सहाबी, इतने ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे, मदीना में आने के बाद हर काम करते थे, हत्ता कि रात में घर के बाहर खड़े रहते थे। फिर आप उठते जरूरत के लिए सुबह तो आप लोटा लेके पानी का साथ चलते थे, क्योंकि बैतुल खला घर में नहीं होते थे, बाहर जाना पड़ा, साथ जाते थे। लोग कहते हैं कि हम तो ये समझते थे कई जमाने तक कि अब्दुल्ला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में से, घर वालों में से कोई है, मतलब घर की तो मेंबर है, जैसा कि रिश्तेदार साल है भाई हमेशा साथ हमेशा इतने साथ। अब एक मरतबा ये झाड़ पे चले, कुछ अल्लाह के साथ एक लकड़ी वगैरह मिसवाक के लिए तोड़ने के लिए, मुंह साफ करने दातून के लिए चला। जब चले तो जो पैर का हिस्सा था थोड़ा सा हवा आई तो वो ऊपर चढ़ गया पैंचा। जब पैंचा ऊपर चढ़ गया तो आप बहुत दुबले पतले थे, मतलब जिसको बोलेंगे दुबले थे, आम सहाबा के मुकाबले में नहीं थे, बहुत दुबले पतले थे, स्किनी थे एक तरह से। और आपकी पिंडली जो थी ना बहुत पतली थी, वो पिंडली का हिस्सा। तो कुछ लोग हंसने लगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए तुम हंस क्यों रहे उस पर? तो कहा अल्लाह के रसूल की पिंडलियां देखो कितनी पतली पतली है। तो कहा खबरदार रोज़े क़यामत ये पिंडलियां ओहद पहाड़ से ज्यादा वजनी होने वाली है। वार्निंग दे दी गई कि स्किनी होने का, दुबले होने का मजाक नहीं उड़ा सकते उनका। समझ रहे बात? देखिए यहाँ सहाबा ये बोल सकते हैं हम तो मजाक के लिए, हम तो दिल बहलाई के लिए कर रहे हैं। ये तो कोई बात ही नहीं कि दिल बहलाई के लिए किसी की आप ऐसी चीज को इशारा करो जो वो भी पसंद नहीं, आप भी नहीं पसंद करेंगे। कि मैं कहूँ क्या दिल बहलाई के लिए मैं भाभी के बारे में कुछ बोल देता हूँ, आज दिल बहलाई के लिए तेरे बच्चों के बारे में बोल देता हूँ, तू तो इतना अच्छा, बच्चे पूरे टेढ़े मेढ़े निकले तेरे यहाँ से वहां तक, तो कैसा लगता है आपको? क्या यार तुमने लगा ये कोई तरीका है? अपन बहुत अच्छे दोस्त है ना, अच्छे दोस्त ऐसा बोलते हैं एक दूसरे को, कोई भी नहीं बर्दाश्त करता, उसको अंदर बुरा लगता है। याद रखिए अभी कैसे लगता है मैं आपको बताऊं। कोई इंसान ये कहे कि मुझे सर्दी नहीं होती, मैं मान सकता हूँ, मान सकता हूँ। साइकोलॉजिकल इंसान कह सकता है मुझे सर्दी नहीं लगती, लेकिन क्या आपको सर्दी का इफेक्ट भी नहीं होता है? अगर मैं आपको 2 डिग्री के पानी में खड़ा कर दूं, 0 डिग्री के पानी में डुबा दूं, तो आप बोलेंगे सर्दी नहीं। सर्दी फिजिकली आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन उसका फिजिकल इंपैक्ट तो शुरू हो जाएंगे ना। 0 डिग्री पे सेल जमना चालू हो जाएंगी, बॉडी जमेंगी ना। आप बोलेंगे मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फिजिकल इफेक्ट तो चालू हो जाता है उसका। तो ऐसा इंसान बोल सकता है आपको मुझे बॉडी शेमिंग तुम करते ना दोस्तों, बुरा ही लगता, लेकिन नहीं, उसका इम्पैक्ट रहता, वो लगता, दिल को जाके लगता, जहन को लगता, गुमान में रहता, बीमारी में महसूस करता। जब वो अच्छे लोगों में जाता तो कहता तुमने कभी छुड़ाया नहीं आज तक, यार मुझे उतना छुड़ाते थे वो लोग। महसूस करता है इंसान। तो ठीक है, वो बोल रहा है कि मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन फील होता है, लगती ये बात दिल को जाके। यार मैं याद है दुबले पतले के बारे में ये बात भी भरा आ गया। इसी तरह याद रखिए बॉडी शेमिंग का जो एक मजहर है, याद रखिए दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो है रंगत की वजह से बॉडी शेमिंग करना। और ये चीज ने तो पूरी इंसानियत में आग लगाई हुई थी, याद रखिए, और अभी भी आग लगाई हुई है। याद रखिए इंसान अपने आप को ब्लैक्स, व्हाइट्स एंड ब्राउन्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं, और इसके हिसाब से लोगों की चीजें और वगैरह सब होती है। हमारे पास भी एक तस्वुर है, क्या तस्वुर है? गोरे तो अच्छे होंगे, उन्हें दिखते कितने काले ना बुरे होंगे, एक पैमाना बना हुआ है, गोरे लोग अच्छे, काले लोग बुरे, एक पैमाना है। वो मैं समझता हूँ अंग्रेजों की हुकूमत में या 200 साल जो उन्होंने दबाया, उसका असर भी हो गया कि वो चमड़ी का रंग हमारे पास चमक गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गोरे लोग बुरे होते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे गोरे अच्छे होते हैं या सारे बुरे होते हैं। सारे इंसान किसी भी रंगत के अच्छे बुरे सब होते हैं, कॉमन चीज है। लेकिन हमारे पास एक डिस्क्रिमिनेशन है, एक फैक्टर है जिसकी वजह से फर्क किया जाता है, और वो उसकी वजह से सारी चीजें हो रही है। मतलब वो कहाँ कहाँ वर्क करता है आप समझ भी नहीं पाएंगे, मतलब वो उसका इम्पैक्ट है। याद रखिए, मतलब किसी की दावत में चले जाओ, शादी में चले जाओ, दुल्हन कैसी थी? कैसी थी बोले तो गोरी होना ये कंडीशन है। कैसी थी? बहुत अच्छी थी, खद थी, कैसी थी? फला थी, बहुत खुश मिजाज थी, कैसी थी? मतलब वो पॉइंट पे आना चाह रहे, काली थी या गोरी थी, ये बोलो पहले। तो फिर क्या करना शुरू कर दिया लोगों ने, फिर रंगत की वजह से। एक जोक सुनाता हूँ, मेरा जोक नहीं, मेरा किसी ने ऐसे सुनाया था मजायतन कि एक शख्स का निकाह हुआ। निकाह होने के बाद उसने जो है, जो डिजाइनर थी जिसने उसके बीवी को शादी के दिन तैयार किया था, उसको एक आईफोन भेजा गिफ्ट के तौर पर। अब वो जो डिजाइनर था, मेकअप करने वाला, इतना खुश हुआ वो कि भाई क्या कस्टमर है, आईफोन
गिफ्ट में आया, जब आईफोन खोला तो उसके अंदर पुराना नोकिया का 3310 रखा हुआ था। तो वो बड़ा नाराज हो गया, ये क्या तमाशा मेरे साथ, मैं तो खुश होगा आईफोन है। उसने कॉल किया, कहा ये क्या तुमने किया मेरे साथ? तो बोले ये वही है तुमने मेरे साथ किया कल, जब शादी के दिन मिला तो आंखों में ऐसा चमक आने से आदमी संभाल नहीं पा रहा, क्या गॉगल लगाओ। सेकंड डे जब देखा मैंने तो ये हाल था, बोले बाहर से आईफोन अंदर से 3310। फिर वो चूंकि अब सब लोग वैसा कर रहे तो वैसा बनना है, तो वो आदमी ये लगा रहा वो लगा रहा, 1 दिन और 2 दिन दावत के लिए तैयार हो रहा, फला ये सब हो रहा है। ये बॉडी शेमिंग का नतीजा है। चूंकि जाहिर सी बात है कम कलर होगा तो उसका निकाह नहीं होगा। अब उसने क्या करना है, कुछ ना कुछ करना है। तो आप देख रहे इसका समाजी बहुत इम्पैक्ट है, जबरदस्त इम्पैक्ट है। और ऐसा तस्वुर बन चुका है कि किसी इंसान को कम रंगत हो उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, बल्कि कुछ इलाकों में तो खौफ भी खा रहे लोग, वो डेंजर दिख रहा हो। कैसा तुमको समझ में आया डेंजर हो? कितना काला है वो, डेंजर हूँ। कलर से कैसा समझ में आता है यार कि डेंजर हूँ? मुझे तो ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। मतलब कोई इंसान गोरा चिट्टा और हंसते हंसते आगे गर्दन काट दे तो मेरा तो शर्फ है आपके हाथों मर रहा हूँ मैं, यही हो रहा है ना। मतलब और वो बेचारा, मतलब उसने कुछ किया नहीं, अभी सिर्फ उसके रंगत से बहुत डेंजर लग रहा है मेरे को। तो ये कैसा है तस्वुर? ये सदियों से जो रंगत का जो इंसानों ने तफर्रुक किया ना, और एक कौम और नस्ल को गुलाम बना के तकलीफ दी गई है, उसका असर नतीजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, रंग के बुनियाद पे कोई फर्क नहीं पाया जाता, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उससे कोई वो नहीं होता था। ये था याद रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ में कई सहाबा थे जो हबशी थे, याद रखिए। सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा का ले लीजिए, ये हबशी थी, ब्लैक वुमन थी। वो औरत का वाकया ले लीजिए, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल की बड़ी मशहूर रिवायत है कि वो मस्जिद में आके सफाई करती थी, और वो अफ्रीकन एक लेडी थी जिसका नाम भी नहीं पता था, मतलब उस लेवल की नहीं थी कि नाम भी जान सके, गुलाम की लेडी थी। तो उसके नाम आता है रिवायत के अंदर काली औरत, मतलब ब्लैक वुमन। जिसमें मैंने बोला डिफरेंशिएट, अफ्रीकन लोगों को ब्लैक कहते हैं, ब्लैक वुमन, यही बस रिवायत के अंदर आता है, समझ। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में वो झाड़ू देती थी। एक दिन अल्लाह के रसूल ने कहा कहाँ है वो औरत, क्या हुआ उसका? तो क्या अल्लाह के रसूल इंतकाल कर गए। तो कहा इंतकाल कर गए। तो कहाँ है, चलो बताओ। तो कहा वहां मदफून है। कहा चलो लेके मुझे खबर कर। आप गए और खबर उसके जनाजे की नमाज। फर्क नहीं किया कि काली औरत गुलाम औरत, क्या उसकी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू थी। तो कलर से कुछ नहीं हुआ। सहाबा में से कितने सहाबा ब्लैक हैं, अफ्रीकन ओरिजिन के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे पास तो स्किन कलर के लिए तो आज तक झगड़ा हुआ। 1960 तक तो बेचारे अमेरिका के अंदर जो आज दुनिया में आजादी और दुनिया को आजाद कराने और लिबर्टी दिलाने के अलमबरदार है, वो ब्लैक्स को होटल में नहीं आने देते थे। ये तो हाल करके रखा। तो स्किन कलर ये हमारे जहन में आज भी भरा हुआ है। स्किन कलर शेड की वजह से फला है, लड़की ढूंढने जाओ तो गोरी चाहिए फला। स्किन कलर से कुछ नहीं होता, याद रखिए। इतनी तमीज करना है तो काला कलर बहुत पक्का रहता, कभी भी चेंज नहीं होता। एक आदमी कितना भी अच्छा गोरा चित्ता थोड़ा बीमार हो गया तो डार्क हो जाता, बोलते अरे कलर क्या होगा तुम्हारा, तो कलर छोड़ देता हो। ये तो पक्का भाई है अपना, छोड़ता ही नहीं कभी कलर। हाँ कुछ भी नहीं ऐसा। अगर अब तमीजी करना है क्या अच्छा और क्या बुरा, तो कुछ भी पॉइंट्स निकल सकते भाई, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये तो इतना झगड़े का बाहिस रहा पूरी दुनिया में, सिकुंचा नहीं। अब हमारे पास याद रखिए, कोई इंसान काला है तो काले, कलवे, अमावस का चांद, कॉमन मतलब ये अल्फाज बिल्कुल आएंगा तो बोलेंगे वो कहाँ है फला है। और इसके अलावा याद रखिए मुख्तलिफ उसको नाम दे दिए जाते फर उठा के। ये नहीं करना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर वो बोलता है मुझे असर नहीं होता, लेकिन असर होता है। जैसे सर्दी मुझे नहीं लगती, ठीक है, लेकिन उसका जिस्मानी फिजिकल असर तो होता ही है। महसूस नहीं होती आपको, क्योंकि माइंड ने आपके अपने आप को तैयार कर लिया, बट उसका फिजिकल कोई वजह मुझे चटका नहीं लगता, ठीक है, लेकिन जब आग हाथ पे लगेगी तो हाथ जलेगा, उसको महसूस नहीं होगा। तो ये इम्पैक्ट तो सब पर होता है, कोई आदमी इससे एक्सेप्शनल मुस्तस्ना नहीं होता। इस बात को आप जहन में रख लें, ठीक है। इसी तरह मुस्नद अहमद की एक रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा का जो खुतबा दिया था, आखिरी खुतबा में से खुतबा है, क्या फरमाया था उसके अंदर? कोई काले को किसी गोरे पर और कोई गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है सिवाय अल्लाह के तकवे की। बस अमाल के एतबार से फजीलत है, कलर के एतबार से किसी को किसी पर फजीलत नहीं। याद रखिए, तो ये बात हम भी जान ले, किसी को रंगत के बुनियाद पे कोई फजीलत नहीं है। बड़े बड़े सहाबा जो थे ब्लैक्स थे, हत्ता कि कुरानी शख्सियत में एक शख्सियत और भी होंगे, अभी हमको नहीं पता, लेकिन एक शख्सियत के ताल्लुक से तो आता है कि ये भी ब्लैक्स में से थे, और वो थे लुकमान हकीम। इनके ताल्लुक से अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये भी अफ्रीकन कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, और इनका तस्करा कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया, और ये गुलाम थे। याद रखिए, देखिए तो कुरान का तो ये शर्फ है कि ब्लैक्स के तस्करे कुरान ने की। याद रखिए, तो हम कोई तफर्रुक नहीं करते, इस्लाम कोई तफर्रुक नहीं करता, कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता। बोलने की हद तक तो लोग कभी कभी बोल भी दे, लेकिन फिर लाइफ के अंदर वही चल रहा है। शादी करना है तो क्या ढूंढना है आपको पता है, यही चल रहा है। छोड़िए ये सब चीजें, तक़वा असल चीज है, याद रखिए। बहरहाल तो लिहाजा ये सब चीजें नहीं करना चाहिए, रंगत के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। मैंने हमारी उम्मत की माओ का तस्करा कर दिया, सब अलग अलग रंगत की थी, याद रखिए, खद अलग अलग था सबका, जसामतें अलग अलग थी, याद रखिए, और सब नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहिए थी। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। मतलब अल्लाह के रसूल ने पसंद किया ना उनसे निकाह करना, इसका मतलब आप पसंद करते थे, ये समझने की जरूरत। आइए तीसरी चीज याद रखिए, लोगों की नक्ल उतारना।
बॉडी शेमिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट है, जो हमने वो रिवायत में भी देखी है माई आयशा की। उन्होंने क्या किया था, हाथ के इशारे से नखल निकाली थी, खद की हाइट। तो नखल निकालना याद रखिए किसी का ये दुरुस्त नहीं है। कोई आदमी चल रहा है, चलने में लुकूनत है, फौरन वो गुजरा कि आप भी शुरू हो जाते उसके साथ चलना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसमें इसको हकीर समझ रहे हैं आप, जलील कर रहे हैं आप, छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप। कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि आपके जाने के बाद कोई आपके साथ ऐसा करे। लेकिन ये कॉमन है, मेहमान आके गए, बच्चों ने शुरू कर दिया, वालिदैन भी हंस रहे हैं। रोको भाई, रोको, ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी इंसान को मजाक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अंकल आए थे, मतलब अलग दिखते थे, फला थे, ये तो ये होता है, थोड़ा समझो। जैसे एक आदमी घर में आ गए, कभी कभी होता है कुछ लोगों की एक आंख ढलती हुई होती है, एक आंख पूरी खुली रहती है, तो बस शुरू हो गई यूं, उसने आते ही, उसने जाते ही, उसने आ रहा बोलने के लिए। क्या है, थोड़ा दिन उम्र गुजर जाती तो पता चलता है यहाँ के सेल्स वीक होने से पलके ढल जाती है, तो फिर बोलते हैं यार जब समझा नहीं था, आप समझ में आ गया सब। ऐसा सबके साथ हो सकता है। देखो अब्बा जब बीमार हुए आखिर वक्त में ऐसी चौकी थी उनकी आंखें, तो किसका मजाक, मतलब क्यों वो करते हो? एकदम सिंपल चीज है, इंसान है, कुछ कौन सा आदमी जो आधी आंख के आईलिड ढक कर चलेगा दुनिया? मैं तो नहीं समझता कोई भी पसंद करेगा, लेकिन हो जाता है, इंसान है, जिंदगियां हैं, हालात है इंसान की, लेकिन लोग समझ नहीं पाते याद रखिए। फिर जब बड़े होते हैं, बचपन में समझते नहीं, जवानी में बड़े होते तो समझ में आता है, दुनिया तो ऐसी चलती है। अल्लाह ताला ने लोगों को ऐसे ही मुख्तलिफ बनाया है। बहरहाल समझे इस चीज को। तो लिहाजा नकल करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से एक रिवायत आती है, नहीं अबू दाऊद की रिवायत है, उम्मुल मोमिन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मैंने एक शख्स की नकल उतारी। क्या और कैसे इसकी डिटेल्स नहीं है, मैंने एक शख्स की नकल उतारी। नकल समझते ना, मतलब उसके जैसा करना, प्रिटेंड, अच्छाई में है, कोई नेकी की तरफ दावत देने कोई गलत बात है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप समझे ना, टॉन्ट मारने, थोड़ा सा मजाक उड़ाने, इस टाइप से। तो मैंने एक बार नकल उतारी, शख्स की नकल उतारी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, तो और फरमाया मुझे ये पसंद नहीं कि मैं किसी इंसान की नकल उतारूं, हत्ता कि मुझे इतना या इतना पैसा दिया जाए, मतलब एन अमाउंट ऑफ मुझे मनी दिया जाए, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगा, किसी नकल नहीं उतारूंगा, मैं किसी की नकल नहीं उतारूंगा, हत्ता कि मुझे इतना या इतना, जैसा इशारों में करते हैं ना, इतना इतना पैसा, इतना भी दिया है तो मैं नकल नहीं उतारूंगा। हमारे पास नकल उतारना, इशारतन नकल उतारना, किनारतन नकल उतारना कॉमन है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये अच्छी बात नहीं, याद रखिए। और अल्लाह की तख्लीक, अल्लाह की मखलूक, उसके मजाक उड़ाने में होता है। तो बहरहाल इसमें एहतियात करना चाहिए, याद रखिए, और ये बुरी बात है। इसी तरह एक रिवायत के अल्फाज देखिए, जामे सगीर की रिवायत में ये है कि सूद के जो है 70 दर्जे हैं। गौर से सुनिए, रिवायत सूद की है, लेकिन उसमें कुछ बात आ रही है खास। सूद के 70 दर्जे हैं। सबसे कम दर्जे का गुनाह अपनी माँ के साथ मुंह काला करने का है, मतलब माँ के साथ जिना करने का है। ठीक है, हमारा पॉइंट नहीं है, लेकिन आगे सुनिए हदीस में क्या है। और सबसे बड़ा सूद यानी ज्यादती ये है कि बंदा अपने भाई की इज्जत और उसके नामूस से खिलवाड़ करे। सबसे बड़ा सूद क्या है? अपने भाई के नामूस इज्जत से खिलवाड़ करना। तो ये नकल उतारने में खिलवाड़ होता है ना, वो ऐसा है, वो फला है, कोई सेहत में तो यूं चल के बता रहे, पेट आगे निकाल के, क्यों कर रहे हैं उसका मजाक, क्यों नकल उतार रहे हैं उसकी? अच्छी बात नहीं। ठीक, हाँ आपके रिलेशन ऐसे है कि बेटा आपका सुन ही नहीं रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, नसीहत को सरकाज़म के लिए बाप बेटा आप जी कर रहे हैं, ऐसा क्या कर रहा है बेटा, तेरा शेप कैसा होते जा रहा है, तो ये तो नसीहत और तरबियत के लिए हुआ, लेकिन पब्लिकली मजाक उड़ाने के लिए थोड़ी किया उसने, जलील करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का जलील करने कर रहे हैं। नहीं होना चाहिए, बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए किसी भी दर्जे में, लेकिन बहुत कॉमन है। बहरहाल अल्लाह रहम करे। बहरहाल आइए चौथी बॉडी शेमिंग याद रखिए, जो कि बहुत बॉडी शेमिंग का जिसको हम कह सकते हैं पीक, बोलिए इसको, मतलब पीक बोल सकते हैं कि भाई बॉडी शेमिंग का ये एकदम जिसको पीक पे चलती वो है गंजे बन का मजाक उड़ाना। सर पे बाल नहीं है तो मजाक उड़ाना। आप गंजे बन के मजाक में तो मैं क्या क्या आपको ले लूं। और ये पीक है सेल्फ बॉडी शेमिंग की भी, यहाँ दोनों का पीक है ये। मतलब हमारे पास माहौल के अंदर तकला, तकलू, चांद, अंडा, उजड़ा चमन, अब वो देते जाओ आप, मतलब कितने नाम की जिसकी कोई इंतहा नहीं, और वो बस एंड फहरिस्त खत्म हो जाएगी। ये पब्लिक का भी है और मेरा भी हाल यही है। मेरा हाल मतलब ये है कि मैं खुद भी ये समझ रहा हूँ, बस बाल जा रहे, अब मैं कुछ काम कर नहीं रहा, बाल जा रहे, मेरा क्या कॉन्फिडेंस कम होते जा रहा। बालों से कॉन्फिडेंस का क्या ताल्लुक है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बाल जा रहे, मेरी कोई हैसियत नजर नहीं आ रही मेरे को, लोग बाल जा रहे, बीवी इज्जत नहीं कर रही है मेरी। बालों से बीवी क्या कोई जीन है कि बाल बाल झड़ गए तो कब्जे में थी कि बाल जब तक रहेंगे बीच के सेंटर के रहूंगी, बाल निकले कि मैं है ना टाइडा बीच निकल जाऊंगी तुम्हारे कंट्रोल से। बाल जा रहे, फला हो रहा, बाल जा रहे, मजलिसों में जाने मेरे में वो एतमाद नहीं पैदा हो रहा। तो ये सेल्फ भी कर रहे हैं और दूसरे भी कर रहे हैं, और मर्दों के साथ ये ज्यादा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पता था किसको किस चीज की जरूरत है। तो औरतें तो भाई वफात तक तकलीफ नहीं होती, 100 साल की उम्र भी हो जाए बाल तो रहते कुछ ना कुछ ही सही है। क्या घर में दादी परदादी किसी की हयात होंगी, कम हो जाते हैं, लेकिन बाल ना हो ऐसा नहीं होता। तो अल्लाह को बताए औरत की खूबसूरती बाल, उसको नहीं लेना चाहिए। अब मर्दों को जरूरत नहीं, लेकिन इंसान काम करता है, फिक्रों में होता है, मेहनत मशक्कत करता है, कभी पानी रास नहीं आता है, कभी खाने का मसला होता है, कई इश्यूज हैं, तो बाल झड़ जाते हैं आमतौर से। और अभी तो मियाँ भाई का हाल ये है कि 25 के बाद से शुरू हो जा रहा है,
पहले 35 के बाद था, अभी 30 इज मोर देन इनफ बाल जाने के लिए, सेंटर तो शुरू हो जाता है खाली होना। 30 इज समथिंग, 40-50 तो आदमी खत्म हो जा रहे हैं, याद रखिए। जिसके बच गए वो शुक्र मनाओ। लेकिन कहीं ना कहीं बॉडी साथ छोड़ दिया, बाल अच्छे तो दांत चले गए, ऐसा नेचुरल बॉडी का फिनोमेना। एक पार्ट ठीक है, एक पार्ट कमजोर होता है एज के साथ, लेकिन ये बहुत ज्यादा मतलब लोगों को बॉडी शेमिंग के लिए भी ये पॉइंट सबसे ज्यादा है, और अपनी बॉडी शेमिंग में ये पॉइंट से मैं भी करता हूँ। सेल्फी हो जा रहा है, हाँ कोई आया और क्या चल रहा कैसे, अरे बाल जा रहे, बाल जा रहे, बैठो बैठो, मतलब उसको मालूम है ये बोलने वाला है, बाल जा रहे, चल बैठ जा, बाल जा रहे, तेरे साथ भी होने वाला थोड़े दिन में, डर मत तू, अभी चल बैठ जा जाके, ठीक है। तो बहरहाल ही चल रहा, तो इसको मजहरमंद बनाइए। देखिए बाल होते हैं कुछ लोगों को बहुत ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों को नॉर्मल होते हैं, कुछ को कम कम कम, कुछ को नहीं होते हैं, बस ऐसी है। जैसा कलर के शेड है, बालों के भी अलग अलग टाइप्स, खत्म, इससे तो कुछ भी नहीं। लेकिन बस बाल इतना हो गया कि अब वो हर कोई आदमी हेयर रीग्रो के लिए दवाएं, पहले तो दवाएं खा रहे थे, तेल मल रहे थे, अब तो सीधा ट्रांसप्लांट चल रहे हैं, यहाँ से बाल इधर उधर के निकालो, सर पे लगा लो, ठीक है, और वो बड़े करे। लेकिन उसकी अपनी मुश्किलात है, नेचुरल चीज नेचुरल रहती है एकदम। मुश्किलात क्या है, सामने के बाल काट देते हैं, हजम कर आराम से, ये क्या हो, आखिर के पाले हुए, इनको बहुत चैन से देखना, बाकी जो करना तेरे को कर, इधर मत छेड़, क्योंकि ये लगाए हुए। और कितनी मुश्किल है और कितनी मेहनतें हैं ना, आमतौर से स्विमिंग नहीं कर सकते, फला नहीं कर सकते, किसी ने हाथ मत निकल जाएंगे बुरे, अभी लगाए हुए, ये परेशानी में रह रहा है यार, इधर टेंशन नहीं लेना, टेंशन फ्री रहो, बाल रहते और बाल नहीं रहते, सिंपल। वो हलाल हराम वो एक अलग मसला है, वो जायज एक अलग बात है, लेकिन सिंपल बीइंग रहो, अच्छे रहो, बस ये काफी है। लेकिन ये बस एक पीक टॉपिक बन चुका है, डिस्कशन का पीक टॉपिक बन चुका है, बातचीत करने का पीक टॉपिक बन चुका है, मजाक उड़ाने का। सिर्फ हुजरात में अल्लाह ने मजाक उड़ाने से मना कि हराम करार दिया कि मोमिन का और मोमिना का, मतलब मर्द मोमिन और मर्दों का मजाक ना है, मोमिन औरतों का ना उड़ाए। एनीवेज बार ये चल रहा है कि मजाक का टॉपिक बना, प्लीज अल्लाह के लिए मत कीजिए, सबकी हालत और बारी आने वाली याद रखिएगा। अभी तो मैं कह सकता हूँ जो जमाना फूड की जो क्वालिटी और ग्रेड चल रहा है ना, सबकी हालत आने वाले हैं। ज्यादा दिन तक बाल नहीं ले रहे, जो नौजवान खुश है ना, 25 साल तक खुश रह लो, मजाक में जोड़ा, जो कि उसके बाद दूसरे आने वाले मजाक उड़ाने आपका। ये हो रहा है कॉमन होगा, सफेद बाल छोटे छोटे बच्चों के, 10-12 साल के बच्चों के सर में आप देखेंगे, समथिंग कॉमन है। किसी के बाल चले जाते, किसी के दांत चले जाते, किसी की सेहत चले जाती, किसी के कुछ भी, मतलब जिंदगी अलग ढंग से चलती है हर किसी की भाई। तो लिहाजा इसको पॉइंट अब नहीं बनाएंगे, इसको पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। आइए मैं एक शख्सियत के बारे में आपके सामने वाकया रखता हूँ, जिस शख्सियत से आप सब मुतासिर होंगे और हुए भी होंगे, अपना आइडियल हीरो भी मानते होंगे, लेकिन कभी उनकी शख्सियत, उनकी सीरत में, उनके जिसको हम कहते हैं ना कैसे दिखते थे, क्या थे, वो आपने देखे नहीं होंगे। चलिए थोड़े वाकया सुना दो तो आदमी को समझ में आता है। वो कौन है? पहली शख्सियत जो आपके सामने रखूंगा, उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु। कौन नहीं पहचानता, कौन नहीं जानता, किसी ने नहीं पढ़ा, कोई नहीं समझता है। खलीफा सानी है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, दुनिया में अगर किसी का मुकाम है तो अबू बकर सिद्दीक हम सब जानते हैं। उसके बाद किसका मुकाम है? उमर इब्न खत्ताब का मुकाम है। दुनिया के तमाम अंबियाओं के सहाबा में सबसे ऊंचा मुकाम किसका है? किस सहाबी का है? अबू बकर सिद्दीक का। उसके बाद किसका है? उमर इब्न खत्ताब के अदर की। इसके बाद दीगर कौमों के सहाबा आएंगे। ये मुकाम है उन शख्सियत का। बल्कि अफजलुल बशर बादल अंबिया वल मुरसलीन अबू बकर सिद्दीक, और उसके बाद उमर इब्न खत्ताब। और कितनी सोहबत, कितनी दोस्ती और कितनी मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी में होंगी कि इंतकाल भी हुआ तो बाजू में ही अभी भी। देखिए इससे पता चलता है। आप जो है रिवायतों के अंदर आता सर पे बाल नहीं थे, चलिए, और एक अर्ली मतलब एज से, ऐसा कोई एजेड नहीं थे आप, अर्ली से बाल नहीं थे सर पे आप, और सामने का हिस्सा पूरा साफ था आपका। समझ रहे बात को? तो अब आप क्या करेंगे? आप किसी का मजाक उड़ाएंगे? ये बड़े बड़े सहाबा है, तो मैं इनका नाम कई मैं ऐसी फहरिस्त बता सकता हूं। अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, कितने टाइटल्स आप देते हैं, फला 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 फला, ये टाइटल्स देते हैं। आपके ताल्लुक से आता है कि आपको सर पे बाल कम थे एकदम, या बाल साफ कर लेते थे। अब जो बच्चे थोड़े होते हैं ना, कई बाल तो आदमी क्या करता है साफ कर लेते, और दाढ़ी बहुत घनी थी, जैसा एक शेर का होता है ना बाल होते। और कुछ रिवायत में यहाँ तक अल्फाज है कि जो लॉक्स थे, घनी दाढ़ी वाले इंसान थे, लॉक्स थे, वो कांधे तक जाते थे, जो इधर का हिस्सा था। उस वक्त बहुत घनी दाढ़ियां होती हैं, तो उन लोगों में से एक थे आप। और कम कद वाले थे और बहुत ताकतवर इंसान थे। याद रखिए, इतना की रिवायतों में कुछ आता है कि आपके हाथ के ताल्लुक से हज़रत अली की तो खुसूसियत थी, जितना पीछे कैसा था उतना आगे कैसा था। एक जैसा हाथ बोलते हैं उसको, डबल हड्डी बोलते हैं उसको। हाँ बस नहीं होता, ये तो इतने छोटे होते हैं। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं बेचारे, जिम जाते हैं, जिंदगी भर कर ले, ये नहीं बनता है कभी, मनगढ़ बोलते हैं इसको। तो आपका ये और ये एक जैसा था, लेकिन खद आपका कम था। याद रखिए, कम खद के थे और दिखते ऐसे थे, देखिए बगैर बाल के। तो ये हीरोज हैं हमारे सब, सर पे बाल नहीं थे। तो ये कोई मौजूद नहीं है मजाक। न नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ उनसे कहा, न सहाबा आपस में उसका कभी मजाक उड़ाते थे। इंसान ऐसे ही होते भाई। ये तुमको मीडिया ने बता दिया कि हर इंसान के बाल जिंदगी भर रहना चाहिए, मसला क्या उस चक्कर में। और हर एड में यही बाल बाल से शुरू हो रहा, और बालों ने तो बहरहाल जिंदगी का बड़ा फर्क कर दिया। तो मैं बोलूंगा सिंपल जियो, सिंपल रहो। बाल होते और बाल नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं, इससे टेंशन मत लो, इसका इलाज करो,
वो सारी चीजें अलग है, लेकिन साइकोलॉजिकली डिप्रेस मत हो भाई कि बाल नहीं है, बाल कम है, बाल जा रहे हैं। वरना हमारे पास सारे ऐड इसी से भरे हुए हैं, है ना, बाल ऐसे, डेयर टू वेयर ब्लैक, काला पहन के बता चुके, बालों में से रूसी नहीं गिरना, रूसी हटाने के लिए पूरी जिंदगी लगा दे रहा है। रूसी समथिंग सिंपल, डेड स्किन होती है, सर के ऊपर स्कल है, स्कल के ऊपर स्किन है, वो स्किन बढ़ती है, जैसे बॉडी की स्किन में निकलती रहती है, झड़ जाती है, लेकिन सर की झड़ आसानी से, जिसके अंदर बाल होते हैं बाद में निकलती है। तो बस उसको हटाने के लिए क्या क्या लगा ले रहा, केमिकल्स डाल दे रहा, ये कर दे रहा, एसिड डाल दे रहा, निकल जाना बस। कैसे नेचुरल चीजें वो निकलते रहती, साफ करते रहना उसको। दांत है, आप एक बार साफ कर दो, जिंदगी भर के लिए नहीं करना, फिर साफ करना, फिर करते रहना। तो बाल है, साफ करते रहना, उसमें वो डेड स्किन निकल। तो इतना बालों का टेंशन हो गया हमारे पास के आधे लोग बाल जा रहे बोल के टेंशन में, और आधे बाल लोग उनकी वजह से टेंशन में कि इनके बाल जा रहे। अब्बा बोले नुस्खा लाओ, अम्मी बोले फला लाओ, इनके लिए घर वाले बोल रहे ये करो और सब वो करे। तो टेंशन फ्री रहो, जो कर सकते करो, लेट इट बी। इंसान ऐसे ही रहते दुनिया में, ये मजाक का मौजूद नहीं है। लेकिन आज बन गया, चूंकि सोशल मीडिया ने बताया बाल कॉन्फिडेंस है, बाल मालदारी होने की अलामत है, बाल खूबसूरती की अलामत है, बाल रहे तो इंटरव्यू में यूं क्रैक कर ले सकते हैं, यूं करे और क्रैक। हाँ, और बाल नहीं है तो लिखते बैठा आदमी रात भर, क्या करूं मैं, बाल नहीं है तो ज्यादा लिखना पड़ रहा, बाल है तो यूं करे तो नीट क्रैक, यूं करे तो फला हो जा रहा, बाल नहीं है तो कितनी मुश्किल है, मैं तो एक आम इंसान हूँ जिसको बाल भी नहीं है, अब क्या करूं। ऐसा नहीं होता भाई, आप सलाहियतमंद इंसान होंगे, लोग आपको उठा लेंगे, आपके बालों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बॉडी शेमिंग का इसको मजहब मत बनाइए। मैंने कुछ मिसालें भी आपके सामने दे दी, याद रखिए, और ऐसा करना याद रखिए दुरुस्त नहीं है। और मैं नसीहत करूंगा लोगों को कि बाल जाने की वजह से जो लोग खुद की बॉडी शेमिंग करते, प्लीज टेंशन मत लीजिए, लेट इट बी नेचुरल प्रोसेस। पांचवी चीज याद रखिए जो बॉडी शेमिंग की याद रखिए, वो है आजकल हमारे जो शख्स याद रखिए वजन, और खवातीन में ज्यादा है, मर्दों में भी है, लेकिन मतलब ये पीक वाली चीज है एकदम, वजन। खातून में तो इतना वजन की वजह से चक्कर चल रहा कि परेशान है, वजन बढ़ जा रहा, लोग भी परेशान है। मुझे एक बताइए, वजन और ज्यादा और कम होने से खूबसूरती का क्या मामला है? हाँ, मैं ये कहूंगा ओवरवेट नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवरवेट होने के बावजूद भी आप में चुस्ती और फुर्ती है तो आप सेहतमंद है, फिर कुछ भी मसला नहीं है। आप देखिए, मैं पहले जमाने के पहलवान आपको बताता हूँ, ये आजकल के पहलवान नहीं, ये आजकल के 4 पहलवान भी उसके हाथ में आ गए ना तो सबकी कमर तोड़ देता है झटके में। वो कैसा रहता था मालूम आपको? ये ऐसा पेड़ उसका गोल निकला सामने, और ऐसे गोल थाइज उसकी, नीचे के पैर पतले रहते थे। आप उससे कुश्ती के अखाड़े में उतरो, बड़े से बड़ा आज का बिल्डर उसके सामने 1 मिनट टिक नहीं सकता। अब पकड़ेंगे ना पीछे से कमर तो मरने तक नहीं छोड़ने वाला आपको। तो ये स्ट्रेंथ और ताकत का कोई ताल्लुक बॉडी के शेप, पेट बड़ा और छोटे से नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप ओवरवेट है मशीन के एतबार से, लेकिन आप में चुस्ती और फुर्ती सब है, तो आप सेहतमंद है, फिर वो इशू नहीं है, वो इशू नहीं है, वो मसला नहीं रहता, याद रखिए। ठीक है, तो मैं उससे नहीं काउंट कर रहा हूँ कि स्केल में आप 80 से ऊपर जा रहे हैं मतलब डेंजर जोन पे। हाँ, आप 80 नहीं 60 से ऊपर भी जा रहे हैं और आपकी मसल्स आपका साथ नहीं दे रहे, आप चल नहीं पाते, नमाज नहीं हो पा रही, सुस्ती तारी हो जा रही, ओवरवेट है आप। तो इसका ताल्लुक उससे नहीं। लेकिन एक आदमी है 100 kg, स्पोर्ट्स प्लेयर्स को देखिए ना, 6-6 फीट के हाइट है, 100-100 किलो वजन है, भाग रहे हैं आराम से। कुश्ती खेलने वालों को देखिए ना आप, कितने वजन है, वो ओवरवेट नहीं बोलेंगे उनको। क्यों? उनके जितने मसले है वो सारे काम कर रहे हैं, एक्टिव है, तो इसका मतलब मोटे नहीं है। तो नसीहत तो करूंगा कि ओवरवेट नहीं होना चाहिए, और अगर वेट है तो उतना मांसपेशी होना चाहिए, उतना एक्सरसाइज, तो फिर कोई मसला नहीं। लेकिन मसला क्या है कि हमारे पास इसको एक बॉडी शेमिंग का जो पार्ट बना दिया गया ना, ये बहुत डेंजर है कि दुबला रहा तो आदमी खूबसूरत लगता है। मोटे का पैमाना क्या है हमारे पास कि पेट बाहर है तो आप मोटे हैं, तो पेट अंदर करने के चक्कर में तो हालत ही है। कभी कभार ऐसा होता है कोई फोटो ले रहा, 1 मिनट रुको, मैं एडजस्ट कर रहा, थोड़ी देर सब रुक, फिर से जल्दी। अब आपने परेशान की, इसको फोटो से क्या हो रहा? फोटो का मसला नहीं, इसको अंदर करने के लिए सांस रोका हुआ इसने, फोटो में दिखना नहीं ना। और ऐसा कोई सामने से फोटो, साइड से फोटो नहीं, सामने से दिख जाता साइड से। तो आपने भी एक मौजू बना दिया शर्म का, उसको पब्लिक ने तो बना दिया ये मोटू है, ढेकला है, थैला है, गेंडा है, हाथी है, फला है, अम्मा के ढमक है, सारी बातें बोल। मैं भी लेकिन मैं सीख कर रहा हूँ यार, अपने आप को तो कम से कम से मत डालो, और दूसरों को प्लीज वजन की वजह से बॉडी शेमिंग मत कीजिए उनकी। ठीक है, हाँ, ओवरवेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप एक्सरसाइज उस वजन में भी कर सकते हो, तो आप ओवरवेट नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वेस्टर्न मीडिया जब आया तो उसने मखसूस छवि बनाई खूबसूरती की क्या होती है, और उसमें यह था कि पेट अलामत खूबसूरती की नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से भी आपकी पूरे जसामत, आप जिस्मानी एतबार से कैसे दिखते थे, क्या करते थे, शिमाइल तिरमिजी आपको भी पढ़े, उसमें पूरे शिमाइल आपके खसाइल लिखे हुए, कैसे दिखते, क्या करते, कैसी चीजों को इस्तेमाल करते हो, पूरा एक इमाम तिरमिजी ने किताब ही लिख दी थी शिमाइल। तो बहरहाल उसके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना और पेट तकरीबन बराबर, या पेट थोड़ा सीने से बाहर था। ये नॉर्मल होता है ऐसा इंसान। अब हमारे पास आदमी क्या करा, पेट अंदर रखने के लिए पूरी जिंदगी लगा रहा। मैं तो नौजवानों से कहता हूँ कि एक टी शर्ट में आने के लिए पूरी जिंदगी खपा रहा हो। 100 टी शर्टें खरीद सकते हो, फेंक सकते हो, वो फिट होना उसमें
फिर वैसा होना और चेस्ट ऐसा दिखना, फला होना, सीना होना चाहिए इंसान का बड़ा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताल्लुक से आता था, आपका सीना बहुत चौड़ा था, याद इतना चौड़ा था कि सब बीच में गैप था उस दोनों के बीच के अंदर, और ऊपर से इस तरह के बालों की लाइन जाती थी नीचे तक, नाफ के ऊपर तक, ठीक है। और आपका पेट और सीना एक जैसा, या थोड़ा पेट बाहर था, और समथिंग ये नॉर्मल बॉडी ऐसी होती है इंसान की जो हेल्दी है ना, पेट सीना बराबर या थोड़ा पेट बाहर होता है। हमारे पास तो एक अजीब पैमाने, और फिर वो जो थोड़ा ही बाहर निकल जा रहा है, तू मोटा हो गया, अरे तू मोटा हो गया, अब तू मोटा, उस हिसाब से सब मोटे हमारे पास यहाँ से वहां तक, कोई बचना नहीं उससे, कुछ ना कुछ तो पेट सबका निकला हुआ। तो ये कोई अलामत नहीं। आप जिसका अंदर है, कैसे रख रहा की है, क्या कर रहा की है, क्या खा रहा कि बेटा तू बता रहा नहीं है, आखिरत में पूछूंगी तेरे से, मेरे को बता रहा नहीं क्या खा रहा, मेरा पेट निकल जा रहा, तेरा क्यों निकल रहा, और बस सारा डिस्कशन देखिए इस पे, तेरा पेट बहुत निकल गया, उसका पेट बहुत कम हो गया, बालों पे जैसा है पेट का डिस्कशन भी कंटिन्यूस चालू। खवातीन में तो नेक्स्ट लेवल पर चला गया, छुपके से ट्रेडमिल मंगा रहे हो, बोलना नहीं किसी को, एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि खवातीन कैसे हर चीज छुपाना चाहिए, कपड़े कहाँ से भी बोलना नहीं चाहिए, एक्सरसाइज कर रहे बोलना नहीं चाहिए, खाने में साल मसाले क्या डालते बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि टॉप सीक्रेट है, नहीं मतलब ये तो करोड़ों में बिकने वाली चीज है, ये कॉपीराइट है पूरा, तो ये भी छुपाना है। तो सेहत का तो उनका नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि मर्दों ने भी खूबसूरती का पैमाना बना दिया, दुबलापन, अब सेहतमंद और खातून है तो बोले वो खूबसूरत नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो फिर बड़े मसाइल चालू हो जाते ना, फिर वो परेशान कि मेरा शौहर इधर उधर किसी को देखना शुरू कर देगा, तो मुझे तो फिट रहना है। क्या लगा ये तमाशा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, मतलब इसका एंड क्या है वो भी समझ नहीं। और फिर जो गैर गलत चीजें हो रही, ये बाल उगाने के लिए, और बाल, अभी बाल का हमने बात की है, कल का ही वाकया सुनाता हूँ। कल शाम में मैं गया तो एक हेडलाइंस न्यूज चल रही थी, पंजाब के अंदर किसी ने एक कैंप लगाया, बाल उगाने का कैंप, और लोग आए, बड़ा ओवरफ्लो हो गया, पुलिस को आना फलाना ना, उन्होंने कुछ सर पे कुछ लगा रहे थे, वैसा लगाने के बाद 65-70 लोग दवाखाने में एडमिट हो गए, उनकी आंखें ही नहीं खुल रही, अंधे नहीं हुए, क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन आंखें खुली नहीं रही, खोलते तकलीफ हो रही और बंद हो गई, सबको पट्टियां लगा के दवाखाने में बिठाए हुए, और वीडियो वाले वहीं पूछ रहे क्या हुआ, तो बोलिए, वैसे ही बोल रहा पट्टियां दोनों आंख पे लगी हुई, ऐसा क्या हुआ, डॉक्टर्स को भी नहीं पता वहां के, क्योंकि वो ऐलान कर दिया, बोले बाल आते हैं लगाने से कुछ दवा, सब लोग लाइन में लगे हैं, तकरीबन 60-65 केस वगैरह सब, तो बाल। दूसरा वजन के घटाने के चक्कर में कई लोगों ने अपनी किडनियां बर्बाद की है, मैं बोल रहा हूँ, लोग बोलते नहीं ओपनली, जिसके साथ हुआ ना खामोशी इख्तियार करता, किडनियां बर्बाद कर लिए, मोटा होने के लिए ये करता, मोटा होने के लिए वो खा लेता, मोटा होने के लिए ये पी लेता, मोटा होने के लिए वहां चले जाता, मोटा होने मतलब दुबला होने के लिए सब करता, और चक्कर में किडनियां बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्या क्या खा लिया, क्या क्या पी लिया, क्या क्या कर लिया, सब कुछ करने की जरूरत नहीं। ओवरवेट नहीं होना चाहिए, मैंने पहले बोल दिया, नसीहत भी कर दिया। ओवरवेट कौन होता है वो भी बता दिया, जो अपना वजन संभाल के सब कुछ कर सकता है, ही इज नॉट ओवरवेट, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, वो सब कुछ कर सक रहा है, बहुत अच्छे से कर सकता है, बीमारियों से महफूज है, अच्छा है माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक पैमाना वेस्टर्न मीडिया ने दिया कि इतना वजन होना, इतनी कमर होना, तो आप राइट और फिट इंसान है। और नौजवानों तो बहुत चल रहा है, वो जॉ लाइन तुम्हारी इतनी है, कमर तुम्हारी कितनी है, कमर अगर तुम्हारी 30 है, फिट उसकी 32 कमर है, डिस्कशन भी चल रहा है, उसका नाम मतलब 32 कमर है उसकी। अब मैं परेशान, 32 कमर से क्या हो रहा है, ओवरवेट, 30 ओवरवेट कैसे, अब किसी का ये हिस्सा ही बड़ा है, समझो हड्डी बड़ी यहाँ की, तो कमर हो जाएंगे, नहीं ओवरवेट, डिस्कशन चल रहे, ग्रुप बन जा रहे भाई, 30 वालों का ग्रुप, 32 वालों ग्रुप, 34 वालों ग्रुप, 36 वाले दिखना नहीं इधर, चलो उधर, वो तो हद कर दिया ना मोटापे की वो लोगों ने, चलो निकल जाओ यहाँ से। तो ये सब चल रहा है, तो मेरे लिए सब छोड़िए, सिंपल है, गुजारिश करूंगा, ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डाइट पे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, जो लोग ओवरवेट वाकई में हो रहे हैं, डेली रूटीन में कुछ ना कुछ कीजिए। एक सजेशन सिर्फ दूंगा, डेली 23-20 मिनट वॉक करना, बस इट्स मोर देन इनफ, अच्छी एक्सरसाइज है, आजकल के शहर के इतना तो करना चाहिए, वेट कंट्रोल में रहता है, डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती, सारी चीजें एक्टिवली रहती। 20 मिनट्स की, भागना नहीं, भागने से दूसरा इफेक्ट होता, तेज चलना, तेज चलते ना हाथ पैर, तेज चलना, भागना नहीं, भागने का अलग इफेक्ट है और चलने का अलग इफेक्ट है, ठीक है बहरहाल, तो ये काफी हो जाता है। आइए छठी चीज याद रखिए, जो बॉडी शेमिंग याद रखिए, वो है इंसान का चेहरे की वजह से और चेहरे की साख की वजह से उसको वो करना, जैसे किसी को दांतों की वजह से खेबड़ा, गाल अंदर है तो चपटा, है ना, इसी के साथ साथ जो है कान का कुछ मतलब तो कान कतरा, होठ कटा, ठीक है, इसके बाद अगर आंखों में प्रॉब्लम तो भेंगा, ये कॉमन है, लोग एक दूसरे को, चश्मा है तो चश्मिश बेचारे की आंख कमजोर है, तो ये कॉमन बहरहाल सारी चीजें हमारे पास चलती है, ये नहीं होना चाहिए। या फिर चेहरे की शेप कर, गोल चेहरे का वो तिकोन आया था क्या, इसके चेहरे के शेप के हिसाब से, वो तिकोन सर के वो डेंजर रहते, बोले इनका सर में सामने का छोटा पीछे वो डेंजर रहते, कहाँ से लाया यार ये तूने कि तिकोन सर वाले वो डेंजर रहते, फला सर वाले ये होते हैं, ठीक है, बदअकीदगियां तो एक नेक्स्ट लेवल पे बह रहा है, तो ये सब चीजें करना ये दुरुस्त नहीं, याद रखिए। क्यों दुरुस्त नहीं है, जो आयत मैंने आपके सामने शुरू में तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 6, अल्लाह फरमाता है, कहता है हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा, कि वही अल्लाह है जिसने तुम्हें अपनी माँ के पेट में जैसा चाहो वैसा बनाया, वही अल्लाह है जिसने युसव्विरुकुम तुम्हारी सूरत बनाई,
जैसा चाहा तुम्हारी माँ के रहम के अंदर। तो ये अल्लाह ने बनाया आपको, आप मैं जैसे है ना, सूरत के एतबार से, ठीक है, बाद में मैंने ये कर लिया तो बॉडी को नुकसान कर लिया, नशा कर लिया तो फला हो गया, लेकिन सूरत तो मेरी अल्लाह ने बनाया, इसमें तो चेंजेस मुमकिन नहीं रहते, है ना। तो उस पर टॉन्ट मारे, आंखें थोड़ी सी ढलती हुई तो क्या टोक्यो है बोले, मैं कौन टोक्यो बोले, मैंने टोक्यो कहा था तो बोले रहते दिल्ली में, नजर टोक्यो की तरफ रहती, बोले आंखें समझ थोड़ी सी हटी भी होती है बीच से, तो बोले ये टोक्यो देखते, बोले। या कभी मजाक में किधर देख रहे, पहले बोलो मेरे को, चलो तुम किधर भी देखते किधर ही बातें करते, लेकिन आपने उसको जलील करने ये कहा ना। सोचिए आपका बच्चा, आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी वालिदा, आपके वालिद में से किसी को ऐसा मसला हो तो ऐसी बोलेंगे उनको, पहले मेरे को बताओ तुम किधर देख रहे, फिर मैं तुमसे बात करूंगा, कभी नहीं। आप बोलेंगे इसमें जलील करना है, इसमें मजाक उड़ाना है, ये अच्छी बात नहीं है, अल्लाह को नागवार गुजरेंगी, शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती, दूसरों को देती, यहाँ नहीं देती, घर वालों को, तो कैसा उड़ाते हैं। लेकिन चल रहा है बहरहाल, यही आइडेंटिफिकेशन बन गए। जब बात डिस्कशन चल रहे तो कहाँ है चपटा अपना, कहाँ है वो खेबड़ा, कहाँ है वो अंधा, कहाँ है वो फला, कंटिन्यूस मतलब चेहरे के और चेहरे के टाइप के ऊपर लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अल्लाह के लिए ऐसा मत कीजिए। मैंने आयत रख दी, अल्लाह ने जैसा चाहा हमें अपनी माँ के पेटों में बनाए, याद रखिए, याद रखिए। इसी तरह हदीस के अंदर सही मुस्लिम की रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात करे, खामोश रहे। आप अच्छी बात करो, खामोश रहो। किसी के चेहरे से, शेप से, उसकी अच्छाई बुराई, नेकी बदी कुछ भी जाहिर नहीं होता है, सिंपल है। तो बहरहाल इसको जानने की, समझने की जरूरत है। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह मोमिनून सूरह नंबर 23 आयत नंबर 40 में फरमाता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, के इंतहाई बाबरकत वो जात है जो सबसे बेहतरीन बनाने वाला है। तो अल्लाह ने अपनी तारीफ की, तो बाबरकत जात अल्लाह की जो बेहतरीन खालिक है। तो आपको भी अल्लाह ने पैदा किया, मुझे भी किया, चरिंद परिंद कितनी चीजें बनाई और कैसी कैसी उसकी खलकत है, सुभान अल्लाह। आप देखें तो ताज्जुब होता है कैसी कैसी चीजें बनाए अल्लाह। तो हमारे माओ के पेट में अल्लाह ने हमको बनाया, तो लिहाजा इससे ये करने की जरूरत नहीं। फिर चेहरों के ऊपर देखते ये तो डाकू दिख रहा, ये तो फिरौन दिख रहा, ये तो मेरे को चोर दिखता, चेहरे से कैसा कुछ चोर दिखता, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। देखते चोर, देखते ईमान, कैसा मतलब मालूम होता। लेकिन ये सब शनाख्त और ये चीज बताई जा रही है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरे मुकाम पे फरमाया, कहा लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन ढांचे में, सबसे बेहतरीन साख्त पर, सबसे बेहतरीन बनाया। एहसन सबसे बेहतरीन तक़वीम हमारी, ठीक है। तो लिहाजा अब किसी के चेहरा, चेहरे के फीचर, हाव भाव, किसी का कान कटा होता है, होठ कटा होता है, कान कटा होता है, लाइफ में कैसे कैसे लोग गुजरते हैं, क्या क्या हालात से गुजरते हैं। बहरहाल जिंदगी बहुत आजमाती है लोगों को, बहरहाल हर किसी की जिंदगी जैसी नहीं होती। मजाक का मौजूद इंशाल्लाह जैसे ये नहीं बनना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। तो न सूरत का मजाक, न सूरत के फीचर्स, दांत टेढ़े है, कान फुलाए, बिल्कुल मजाक नहीं बनाना चाहिए, अच्छी बात नहीं, याद रखिए। अब देखिए, लेकिन जो खूबसूरती की बात कर रहा था, दांतों के बारे में एक मिसाल देता हूँ आपको समझने के लिए। आप लोगों में से बहुत से लोग गवाही दे सकते हैं। एक जमाना था 30-40 साल पहले तक कि दांतों के बीच में गैप होना खूबसूरती की अलामत मानी जाती थी, खासतौर से ये दोनों के विषय में। मालूम अरबों में ये तरीका था, अरब दांतों के बीच गैप को खूबसूरती की अलामत मानते। इसलिए छोटी छोटी बच्चियों को अरब क्या करते थे मालूम आप, छोटी बच्ची की जब दांत आते तो यहाँ कुछ लकड़ी की पीसेस डाल देते थे, ताकि दांतों में गैप के साथ ही बड़ी होना चाहिए। तो हमारे पास भी एक जमाने तक ये था। अब क्या ट्रेंड है, सब दांत ऐसे एक जैसे लेवल में होना। कई बच्चियां जिनके निकाह नहीं हो पाते हैं, सिर्फ दांत नहीं सही, दांत हो जाते आगे पीछे, यार कई चीजें होती है, निकाह नहीं हो पा रहे दांतों की वजह से। प्लीज ये सब इश्यूज मत बनाइए, दांत अभी सही भी हो जाते हैं, आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च कीजिए, इंशाल्लाह सही भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। तो बहरहाल उसका मजाक मत बनाइए। इसी तरह जो सातवीं चीज याद रखिए, माजूरों पर तंज करना। ये तो बॉडी शेमिंग की घिनौनी शक्ल, बहुत घिनौनी शक्ल, बहुत घिनौनी शक्ल। माजूर लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, सुनने नहीं आता, बोलना नहीं आता बराबर, जबान में बहुत ज्यादा लुकुनत है, तो तोतला, वो बुढ़ा, अंधा, लूला, लंगड़ा, वो बहरा कहाँ है, ये सब करते हैं। नहीं, अल्लाह के लिए मत। उसका एक नाम उसकी वालिदा ने दिया तो उसी नाम से पुकारिए, उसमें ये नुक्स हो सकते हैं। यहाँ तो बहुत ही घटिया और घिनौनी किस्म है, और लोग इसी नाम से उसको पुकार देते हैं, वो लूला अपना, वो कहाँ है लंगड़ा, देखना ये लंगड़ू दिला, नहीं बोल सकते आप, नहीं उसको कुछ असर नहीं होता, उसको आदत हो गई। नहीं नहीं, होता है असर, होता है, होता है। और माजूर, बिल्कुल माजूरों का मजाक नहीं होना चाहिए, लेकिन लोग ऐसा बहरहाल करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए एक हदीस है जो सही बुखारी की रिवायत है, इसी ताल्लुक से है कि जो माजूर और कमजोर होते हैं उनके ताल्लुक से। हदीस के अल्फाज देखिए, इस तरह से सहाबी कहते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह अन्हु, इनका ये ख्याल था कि इन्हें दूसरे सहाबा पे फौकियत हासिल है, इन्हें दूसरे सहाबा पर फौकियत हासिल है। किस बुनियाद पर? तो वो बहरहाल कहते हैं शायद मालदारी या बहादुरी की बुनियाद पर दूसरे साहब फौकियत हासिल है, ठीक है, और फजीला हासिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात बताई गई कि साद ऐसा समझते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, सुनिए बात। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कहा कि तुम लोग सिर्फ अपने कमजोरों और माजूर लोगों की दुआओं के नतीजे में अल्लाह की तरफ से मदद और रिस्क दिए जाते हो। साद ने क्या समझा कि मैं मालदार हूँ,
मैं ताकतवर हूँ, जंगों में हिस्सा लेता हूँ, मैं अफजल हूँ दूसरे लोगों से। तो अल्लाह के रसूल की जब बात पता चली, क्या फरमाया आपने, और कहा कि तुम अपने कमजोर, माजूर, माजूर और कमजोर तो जाहिर से समाज का सबसे कमजोर वीक सेक्शन है, तो तुम अपने कमजोर माजूर लोगों की दुआओं की बदौलत जो है मदद किए जाते हो, और इन्हीं की दुआओं की वजह से रिस्क दिए जाते हो। अब मजाक मत उड़ाई किसी भी इंसान का, ऐसा हो तो माजूर तो बहुत ही बेचारा होता है। आंट ऑफ पॉइंट याद है कि जो बॉडी शेमिंग की पीक है और अपने खात्मे की तरफ जा रहे हैं, वो क्या है, जो बिल्कुल जिसको बोलते हैं बॉडी शेमिंग का ये मजहर जिसको कहते हैं, वो है निकाह के वक्त लड़की को देखने जाना। वहां तो बॉडी शेमिंग की नेक्स्ट लेवल रहती, हर लड़की को ये बम्स के लिए तैयार रहना पड़ता, मतलब ये पूरे जंग है उसकी, पहली जंग यहाँ से शुरू हो रही है, अब निकाह होगा और बाद में सारी चीज जिंदगी की अलग, यहाँ से उसकी शुरू हो गई जंग, कि आते ही सबसे पहले क्या देखा जा रहा है उसका, इसका वजन ज्यादा है, इसकी आंखें फला हैं, इसका रंग ऐसा है, इसका कद वैसा है, थोड़ी ज्यादा सेहतमंद दिख रही थी, उसके दांतों में गैप नजर आया, एक दांत टूटा नजर आ रहा था, एक दांत पे दूसरा दांत दिख रहा था, दांत फला थे, ये ऐसा था, है ना, पत दुबली थी तो बहुत स्किनी है, आगे कुछ नहीं हो सकता, विलादत वगैरह बहुत मुश्किल हो जाएंगी, पैदाइश बच्चों की, थोड़ी सेहतमंद, तो अरे भाई नहीं सेहतमंद नहीं चलेंगी, तेरे पे सूट थोड़ी होंगी, तू कैसा है, वो कैसी है, फला है, ये सब मामला बहरहाल चल रहा है। तो यहाँ तो बस बेचारियों का हाल बुरा है। अभी बहरहाल टॉपिक का टाइम नहीं है, तफसीलात का टाइम नहीं है। निकाह में खातून का और शोहर का सिलेक्शन कैसा है, मेरे कई लेक्चर से में से सबसे ज्यादा लेक्चर शायद मैंने इसी टॉपिक पे दिया आज तक। निकाह के पहले से लेकर तो औलाद की पैदाइश परवरिश तक मेरे लेक्चर से सबसे ज्यादा, वो आप बहरहाल देख लिया, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूंगा। लेकिन एक बात यहाँ मैं जरूर कहूंगा, नौजवान बैठे हैं, नौजवानों के जिम्मेदार भी बैठे हैं, और खवातीन भी बैठी है जो अपने बेटे का निकाह करना चाह रही है, क्योंकि यहाँ बात लड़की की हो रही है, तो थोड़ा मेरी बात को गौर से सुने। और मैं यहाँ एक चैलेंज दूंगा आपको, क्या दे रहा हूँ मैं आपको, एक तहद्दी चैलेंज दे रहा हूँ आपको। क्या चैलेंज दे रहा हूँ मैं आपको, सुनिए मेरा चैलेंज। मेरा चैलेंज ये है कि जैसी बहू अपने लिए आप ढूंढ रहे हैं, मर्द होने के नाते आप ससुरे समझो होने वाले, और वो सास से समझो लेडीज जो सुन रही, जैसी बहू आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं, और जो लड़के सुन रहे हैं मेरी बात गौर से सुने, और जैसी बीवी आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं, मेरा चैलेंज क्या है, वैसी लड़की पैदा करके बताना आपने, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। जैसी बहू आप ढूंढ रहे हैं और जैसी बीवी आप ढूंढ रहे हैं, मेरा चैलेंज ये वैसी लड़की अपनी पैदा करके बताना, कि जो जो उसमें आप खामी नहीं चाह रहे थे उसमें हो, इसमें नहीं होना इसकी पैदाइश के बाद। चैलेंज है मेरा आपको, करके बताइए। चलिए वहाँ कैसा होता मालूम होगा, यहाँ तो 100 जगह जाके जिंदगी बर्बाद कर दी लोगों की चढ़े चुन के। यहाँ कैसे हाल है आपकी, यहाँ क्या कर रहे हैं आप, आपकी बेटी है, उसमें थोड़ा वजन उसका थोड़ा ज्यादा है, तो क्या बोल रहे हैं, सेहतमंद है थोड़ी, यहाँ मोटी नहीं है, वहाँ सेहतमंद है लेकिन चंचल, ऐसा काम करती उसकी सेहत के साथ जिसी को इंतहा नहीं। ऐसी कई बच्चियां थी जिसको आपने ये बोल के तो छोड़ा था ना, वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है। अच्छा वजन ज्यादा है तो मुझे बताओ, चलो सुनो गौर से सुनो, आपने कोई चीज मार्केट से खरीदी, ठीक है, मतलब जैसा कि आपने एसी खरीद के लाया, तो एसी का वजन है 50 किलो, तो यहाँ तय कर सकते 50 किलो का, इसी तरह ज्यादा हो जाएंगे 40 का ला लो, तो जिंदगी भर 40 का रहता है। यहाँ लाने के 6 महीने बाद क्या होने वाला आपको पता नहीं है। लाए थे तो 40, पहली विलादत में 50, सेकंड बच्चे के बाद 55, थर्ड के टाइम तो सोचते नहीं आप 65 70 पार हो चुके हैं। अब दोनों ही गाड़ी पे नहीं आते, अब क्या करेंगे, 3-4 साल बाद रिप्लेसमेंट चेंज कर देंगे, नहीं होता है ना, देखिए नहीं होता, ये नेचुरल चीज है सब जिंदगी की, ऐसे ही होता है। तो ये घर में अपनी वालदा को देख लीजिए आप, है ना, सेहतमंद खातून, खाते पीते घर से बिलोंग करती मुस्लिम खवातीन, उनकी सेहत से पता चलता है माशाल्लाह। तो वहाँ तो आपको आपकी वालदा से खूबसूरत तो कुछ दुनिया में नजर नहीं आती है, लेकिन दूसरी बच्चा नहीं, जरा भी थोड़ा सा वजन बढ़ गया तो नहीं होना, तो वजन के साथ लेके चल रहे। तो चैलेंज तो दे दिया मैंने आपको। बॉडी शेमिंग जो बच्चियों की आप करवाते हो ना, जो अल्लाह की मखलूक में कीड़े चुनते हो ना, जो वालिदैन को तकलीफ आप देते हो ना, गलत। अच्छा दूसरी चीज, अभी जो वालिदैन सुनी जिनकी बच्चों का मसला है, वो एकदम फैसले क्या बोले, दिल की बोल, क्या बोले, तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए था, लेकिन अब इनको फिर मैं बोल रहा हूँ, ये जब लड़की की शादी तो आप बोल रहे क्या बोला मैंने, अब बेटे का बारी आई तो फिर वही काम, मियाँ बीवी दोनों सास ससुर, चलो रिजेक्शन मोड में चलते थे, ये नहीं चलेंगे, थोड़ी सेहतमंद ज्यादा, हाँ वो नहीं कलर उसका फला, फिर तुम भी फिर वही कर रहे, मतलब लड़के के माँ बाप है तो तब वही हरकत, लड़की की माँ बाप है तो कोई तो भी अल्लाह फरिश्ता सिफत बच्चा भेज देना, बस कर लेना मेरी बच्ची को, बस ये उड़ भी तो मेरा हो जाएगा, थोड़ा वजन ज्यादा है, थोड़ा कलर कम है, थोड़ा फला है, थोड़ी उम्र ज्यादा है, यही तो प्रॉब्लम तुम्हारा है। बहू के टाइम पे तो ये सब थोड़ा 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 करते हुए हाल किया तुमने, बेटी के टाइम पे घुटनों पे आ गया, बहू के टाइम पे तकब्बुर के नेक्स्ट लेवल पे चल रहे थे आप, हो रहा है ये सब, याद है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। तो बॉडी शेमिंग का ये बहुत ही घिनौनी शक्ल है, ये भी जो आज पूरे समाज का नासुर बनी हुई है। दीनदार मुत्तकी लड़कियों के निकाह इसके वजह से नहीं हो पा रहे हैं, हर लड़की का निकाह भी इसके वजह से नहीं हो पा रहा है।
अब एक सिंपल फैक्ट में बताता हूँ, मेरी स्किन जैसी है, मेरी अहलिया की स्किन है, बच्चे वैसी पैदा होंगे ना, इनके कलर शेड्स कैसे चेंज करेंगे? नेचुरल चीज है। जो चीज मैन्युफैक्चर होती है उसके अंदर आप कलर डाल सकते हैं, कलर कोड चेंज करो, कलर टाइप चेंज करो, लेकिन जो चीजें पैदा होती है उसको आप नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। बच्चे पैदा होते हैं ना। तो बहरहाल लेकिन अब ये चल रहा है कि जिसको कहते हैं, क्या बोलूं, बहरहाल मैंने चैलेंज दे दिया, देखें क्या होता है आगे चल के। कबूल करे इस चैलेंज को मेरे, की जैसा ढूंढे वैसा पैदा करके बताना। बहरहाल 9 पॉइंट याद रखिए हमारा वो ये है, जिन्स की बुनियाद पे फर्क करना। आजकल ये भी बड़ा चल रहा है कि जिन्स की बुनियाद, मतलब ये डिबेट चल रही है दुनिया के अंदर कि कौन सा जिन्स अफजल है, मर्दों का या औरतों का। हर कोई वो कर रहा है, हर मूवमेंट चल रहा है, फला है औरतें बड़ी, मर्दों की जरूरत नहीं है, बगैर मर्द की भी दुनिया चल सकती है औरतों से। मर्द बड़े, हमको औरतों की जरूरत नहीं है, बगैर औरतों की भी जो आजकल औलादे पैदा हो सकती है मशीनों के जरिए। चीज टेक्नोलॉजी आ रही है इसके अंदर, आप ये सारी चीजें माँ के रहम के अलावा भी कर सकते। तो आप चैलेंजेस चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई जिन्स दूसरे जिन्स से अफजल मफजूल नहीं है, दोनों मिलकर दुनिया चलाते हैं। ये पूरा दुनिया में वॉर चल रही है, मालूम? चल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में ये सब चीजें नहीं है, लेकिन सारी दुनिया में वॉर है। आप जाइए इंटरनेट के ऊपर, जंगें चल रही है भाई, फेमिनिज्म की। और इधर क्या है, अल्फा मेल है, अल्फा मेल, यहाँ पूरे अल्फा मेल है, यहाँ से आता जंगे चल रही भाई, इधर फला ये और वो, कोडिंग्स आ गई, जनरेशन के टाइप्स आ गए, मेल की टाइप्स आ गए, फीमेल के टाइप्स आ गए, फला हो गए। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं तो आपको यहाँ तक कह रहा हूँ कि मर्द है, औरत है, खुनसा भी होते हैं, मुखन्नस बोलते हैं उर्दू के अंदर, उनका भी रिस्पेक्ट है, वो भी डिजर्व करते हैं हमारे रिस्पेक्ट। ह्यूमन बीइंग है ना, है ना, ह्यूमन बीइंग, इंसान, फिर कैसे आप वो करते हैं? तो यहाँ ये जिन्स के बेसिस पे बॉडी शेमिंग, ये भी बड़ी चल रही है, डिबेट चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, फला हो रहे, ये हो रहे। कुछ नहीं, याद रखिए सबको इंसान होने के नाते रिस्पेक्ट दीजिए। उसका जेंडर मेल हो, उसका जेंडर फीमेल हो, उसका जेंडर ट्रांसजेंडर हो, रिस्पेक्ट हमारी डिजर्व करते हैं वो लोग, याद रखिए। इसलिए सब के सब ह्यूमन बीइंग है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक है, याद रखिए। उनके रिलीजन से कोई फर्क नहीं पड़ता और उनके जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया लक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने आदम की औलाद को इकराम बख्शा है, सबको रिस्पेक्ट दी अल्लाह ताला। तो मैं उसकी रिस्पेक्ट को छीन नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो अब जेंडर के नाम पे कोई डिस्क्रिमिनेशन इंशाअल्लाह जी हम लोग नहीं करेंगे, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह याद रखिए इस बात को भी हम समझें, जो 10वां और आखिरी पॉइंट है हमारा, याद रखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये कि बॉडी शेमिंग में सेल्फ बॉडी शेमिंग, मतलब यहाँ तो था दूसरे कर रहे हैं, चलिए अभी खुद का, मैं मोटा हो जा रहा, मैं मोटा अच्छा नहीं लगता, मेरे बाल जा रहे, मेरा कॉन्फिडेंस मुझे अब नहीं रह रहा, मेरा फला हो रहा, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी होठ वैसे नहीं है, मेरी आंख वैसी नहीं है। और बहरहाल फिर वो जब नहीं है तो पहले तो फिल्टर्स नहीं काम कर दिया। सस्ते लोगों का बॉडी चेंज फिल्टर्स रहते, फिल्टर समझते ना, फोटो खींचते फिल्टर। अब आंखें हैं ऐसी अजीब गरीब, इसी को नहीं, फोटो आ रही है ऐसी एकदम हिरनी आंखें। अरे मर्द है तू, हिरनी आंखें तो सूट नहीं होती, मर्द भी एकदम आंखें से बना, क्या करे तमाशा। फोटो ले रहे, सेल्फी लेने का तरीका तो मुझे मालूम ही नहीं, सेल्फी के मसाइल वगैरह कम जानते हैं हम लोग, तो सेल्फी लेने का तरीका, सेल्फी है तो ये क्यों करते हैं, फोटो क्यों करना, अच्छी दिखती। तो बोले वो हर कोई तो नहीं कर सकता, फिल्टर आ गया, फिर देखो आपकी आंखें रिप्लेस कर दे रहा, वो क्या बोलते हैं उसको, ब्यूटी बोल के मोड आता है ना, वो आंखें चेंज कर दे रहा। आप हंसे, दांत पूरे पीले पीले हो गए कुछ भी खाने पीने से, तो भी उसमें सफेद दिख के आ रहे हैं ना, ठीक है, वो कर दे रहा फिल्टर। कान थोड़े टेढ़े है तो सामने ला दे रहा, सामने है तो पीछे करके आपको खूबसूरत बना दे रहा। लेकिन बता रहा किसको ये बात बताऊं, जब असलियत में तुमको आगे देखेंगे तो क्या हाल हो जाएगा उसका, डर नहीं जाएंगे। और ये क्या है, तेरे कान तो ऐसे आगे निकले हुए, आंखें तेरी फला हो गई, तस्वीरों में क्या डाल रहा था, अल्लाह की मखलूक है, ऐसे रहते लोग, लेकिन तस्वीर तो बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए। तो ये सेल्फ शेमिंग वाला तो मसला बहुत डेंजर हो गया, और नौजवान नस्ल खासतौर से सोशल मीडिया वाली जनरेशन बहुत मुब्तला होगी इसके नतीजे में क्या हो रहा है मालूम आपको, सर्जरीज हो रही है। फिल्टर तो पहला वाला जनरेशन था, फिल्टर से काम निकाल लिया उन्होंने, कि मोटे भी है तो फिल्टर लगा दो तो एकदम 6 पैक आ गए। कुछ लोग डबल रोटी रख के ला रहे थे 6 पैक, लेकिन बहरहाल वो चीज की जरूरत नहीं। तो क्या कर रहे हो सब, देखिए कितने फिल्टर से क्या क्या कर देते आपको। तो वो था नहीं, अब मेरे को फिल्टर नहीं, आपको मिलना है तो लोगों को पता चल जाएगा मैं ऐसा हूं। तो अब क्या कर रहा हूं, मैं सर्जरीज के लिए जा रहा हूँ। इतने सर्जरीज, इतने एनहांसमेंट्स, इतने एनलार्जमेंट्स, इतने प्रोस्थेटिक्स जिसको बोलते हैं, या चीजों को बस लगाया जा रहा है, आपको किया जा रहा है, या इतने बॉडी को चेंज ला रहे हैं कि अब लोगों से पूछना पड़ता है ओरिजिनल कितना है इसमें से। तो बोलता है ये कराया है, नाक तो नाक खड़ी बोलना भूल गया भाई पूरे सेशन के अंदर, चेहरे के अंदर नाक ही भूल गया, बोले तो ज्यादा क्या खतरनाक चीज थी। ठीक, नाक खड़ी होना नहीं तो 90 का तो कोई वही नहीं, समाज के अंदर कोई इज्जत ही नहीं, नाक दबी हुई उसकी कोई मुखार और इज्जत है क्या? नाक तो ये नाक होती। किसी ने एक बार बोला फर्ज भी आपकी नाक बहुत खड़ी है, दूसरा बोलता है वो खड़ी नहीं, बोले खड़ी नहीं उनकी लंबी है, अभी नीचे से खड़ी नाक अलग रहती है, बोले ये भी चल रहा है। अच्छा, नाक से खूबसूरती का कोई लेना देना नहीं। आपको मालूम अरबों में आप जाएंगे, अरबों के अंदर जाएंगे, बहुत खड़ी नाक होती है, जनरली अरब्स की नाक खड़ी होती है। उनको जो चपटी नाक का इंसान इतना अच्छा लगता है, देखते बोलते हैं ये कितनी अच्छी नाक है, चौड़ी नाक।
चौड़ी नाक उनको पसंद आती, क्यों? तो उनकी सबकी खड़ी होती है, तो पता चला जिसके पास जो चीज की कमी है उसके लिए वो खूबसूरती है। अफ्रीकन आदमी को जाइए या अफ्रीकन औरत के पास जाइए और बोलिए कि घुंघराले बाल खूबसूरती, तो बोलेंगे ऐसा लकड़ी लेके धोंगी ना, घुंघराले बाल को खूबसूरती बोले, इसको सीधा करते करते 10 दिन जाते। चोटियां डालने के लिए 2-2 महीने लगते, इतनी चोटियां डालना पड़ती बारीक, क्योंकि बड़ी चोटी भी नहीं आती। लेकिन यूरोपियन और हमारी इंडियन औरतें गोल करने के लिए गर्म मशीनें लगाई हुई, गोल होना गोल होना गोल होना, तो उनके गोल से परेशान है, ये गोल कर करके परेशान है। तो पता चला जहाँ गोल बाल ज्यादा है तो उनको खूबसूरती नहीं लग रही, वहाँ लंबे बाल चाहिए उनको, यहाँ ज्यादा लंबे बाल है तो उनको गोल बाल, समझ जहाँ कमी है। तो नाक, शक्ल, सूरत, बहरल हर चीज पे तो ये सेल्फ जो रहता है, मेरी नाक है, मैं क्या कर सकता हूँ, नाक खड़ी नहीं मेरी, फला है। अच्छा, लोगों का भी अजीब मिजाज है, तुम्हारे माँ बाप की नाक तो कितनी खड़ी, तुम किस पे गए? अब बोलना पड़ता तुम पे ही गए, मामू है तुम पे गए चाचा है, मतलब क्या करेंगे इंसान, ये क्या उसने खुद करा था कि नाक नहीं भाई, नेचुरल हर चीज को करते। लेकिन जो सेल्फ लोग कर रहे हैं ना, बहुत डेंजर। तो नाक की सर्जरीज की जा रही है ताकि सीधे हो। मैं आपको बता सकता हूँ, ऑनलाइन आर्टिकल्स मौजूद है, अच्छे अच्छे लोग जैसे इंडस्ट्री में थे, फैशन और जो इंडस्ट्री में दिखावा होता है, जहाँ फिल्में वगैरह बनती है, उनके करियर बर्बाद हो गए सिर्फ सर्जरीज की गलत होने की वजह से। पहले एनहांसमेंट कराया गया, वो नहीं हुआ, फिर रिकंस्ट्रक्शन कराया गया, सक्सेसफुल नहीं हुआ, करियर छोड़ के आप पता नहीं क्या डायरेक्टर बने, ये बने, क्यों? तो चेहरा पूरा बर्बाद कर दिए चक्कर के अंदर। आप जैसे बिल्कुल ओरिजिनल रहिए, बस ये इतना ज्यादा क्रेज कि एक साहब बताने लगे कि ये बहुत बड़े सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया के छोटे मोटे लोगों की बात कर रहा हूँ मैं आपको, खाली ये चीक्स अच्छे दिखना। तो यहाँ क्या करते हैं, बोटॉक्स बोल के इंजेक्शन आता है, बोटॉक्स एक केमिकल होता है, वो भर देते हैं, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ओह वेरी गुड, जाओ इंजेक्शन ले लो। थोड़े महंगे जो बड़े लोग होते होंगे महंगे लेते होंगे, ये तो सस्ते छाप चालू है, बस जाके कहीं से भी ले रहे, क्या मिला रहा और क्या दे रहा नहीं मालूम। जैसा बॉडी बनाने के लिए भी चलता ना, सिंथॉल के इंजेक्शन ले रहे, डंडे बड़े हो जा रहे, इतने 24 की डंड है और कमर उसकी 18 की, और उसका बाइसेप जो है 24 है। कैसा हो गया? तो बोले एक्सरसाइज से, सब दुनिया को मालूम एक्सरसाइज करके ये नहीं होता, ये नहीं होता। हाँ, तो इंजेक्शन ले रहा, सिंथॉल होता है एक किस्म का अल्कोहल, और उसके अंदर केमिकल्स ऑयल बेस्ड होता है, वो बॉडी के अंदर रह जाता है, लेकिन उसके नुकसान है। तो वो चेहरों में भी लिया जाता है, हर चीज वो की जा रही है, और नौजवान बड़े मुतासिर है, यार मैं क्या करूं, मेरी बॉडी नहीं हो रही, फला नहीं हो रही। और ये बहुत नौजवान बोले तो एक उम्र नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ आपको अबाउट 12 ईयर्स, जो सोशल मीडिया को देख रहे हैं, सबका वही चॉइस है, ये फला होना, चेस्ट ऐसा होना, हाँ बाइसेप्स ऐसे होना, पेट ऐसे होना, फला ऐसा होना, जॉलाइन ऐसी होना, होठ ऐसे होना, मेरे कान यार अब्बा पे चलेगा ऐसे बंदर के दिख रहे, पीछे रहना था, मतलब क्या बोल रहा उसको भी समझ में नहीं आ रहा, आगे नहीं होना कान, मतलब बाप को तो उसने मतलब दे दिया पदवी की तुम बंदर है, मेरे क्यों ऐसे आगे नहीं मालूम। तो वो ऐसे नहीं ऐसे होना बोलते हुए डिस्कशन चल रहा है भाई, आप तरफ से ये भी करने तेरा तो सही है, लेकिन क्या हो रहा, तेरी एक आंख ढलती हुई, एक आंख ढलती हुई नहीं, उसकी भाव ऊपर नीचे होंगी, लेकिन नहीं वो तेरे, इतने डिस्कशन चल रहे हैं। और अपने आप को अलाइन करना जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसा दिखता है, देखिए तस्वीर में जो चीजें आती है हकीकत में वैसा नहीं होता है, अल्लाह ने हमको ऐसा बनाया भी नहीं, हम वैसे है भी नहीं, ठीक है। तो आप जैसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको तकब्बुर होना चाहिए अपने आप पर, लेकिन एहसास कमतरी भी नहीं होना चाहिए। तो ये एहसास कमतरी का नतीजा है, प्लीज। तो किसी को देखकर आप उस जैसा होने की कोशिश मत कीजिए। एक बार मैं 2 लोगों की बातें सुन रहा था, बुजुर्ग की, मैं छोटा था, 2 बुजुर्ग बातें कर रहे हैं। तो एक बुजुर्ग मतलब इन द सेंस में भी 60s के होंगे वो, और मैं मे भी 10, 12 या 13 ईयर्स का होगा, लेकिन मुझे याद है। तो वो आए मिलने के लिए, अब चूंकि वो बहुत दिन बाद 2 दोस्त थे, वो मिले, तो एक दूसरे को जब मिलने आया तो हंस रहा उसको देख के, पूरा सफेद हो गया तू तो, बोले इनके पूरे काले थे माशाल्लाह, मतलब 55, 60s में भी ब्लैक हेयर्स थे, तू तो पूरा सफेद हो गया, हंस रही है। तो इन्होंने बोल रहे तेरे दांत कहाँ है पूरे, तो देखो इन्होंने दांत मिस कर दिए, उन्होंने कलर मिस कर दिया बालों का, ये कोई बात ही नहीं थी ना डिस्कशन की, लेकिन मुझे याद रह गया वाकई कि दोनों एक दूसरे को, इन्होंने बोले तू तो पूरा सफेद हो गया, चूंकि ब्लैक थे, तो उन्होंने बोले तेरे दांत कहाँ चले गए पूरे, तो उनके दांत झड़ गए थे। जिंदगी में होता है ये सब चीजें, इसमें बॉडी शेमिंग का क्या था, खैर वो तो दोस्ती में मजाक कर रहे थे मेरे, लेकिन मैं सेल्फ समझे, सेल्फ परेशान हूँ। यहाँ तक हालत है, आपको पता है मजलिस और दावतों में जा रहे तो नकली दांत चिटका के जाते हैं, ये भी मुझे पहले मालूम नहीं था। एक मरतबा का वाकया होगा, एक साहब यूं आ रहे बाहर निकल के हमाम में, तो एकदम परेशान, क्या होगा, दांत निकल गया, बोले मेरे फंस गए, दवाखाने चलो जल्दी, वो तो दांत निकल गया, बोले तो क्या लगा, कहाँ गिरे, होठ पे तो कुछ दिख रहा नहीं, दांत कैसा गिरा, चिपका के लाया था, बोले वो निकल गया। तो एक बड़ा दिख रहा, एक छोटा हो गया, अरे अल्लाह, मैंने कहा मेरा तो पहले से एक बड़ा और एक छोटा है ही, लेकिन तुमने ये क्यों करे थे लगाने, तो उन्हें दांत तक लगा के गए, दावत में दांत, नकली दांत, मुझे नहीं पता था कि इस लेवल तक। अच्छा ये एक आदमी है ना, मर्द है ना, औरतों में खूबसूरती के एक अजीब पैमाने रहते, तो बेचारियां ऐसा जरिए, समझ नहीं आ रहा इसको क्या हो गया था, दांत लगा गया है नकली,
निकल के दावत में उसका दांत परेशान है, दांत के लिए कहाँ से लगाऊं बोल के, क्योंकि पब्लिक में जाएंगे हंस भी नहीं सकता, दूसरा निकाल जाए तो दो छोटे दिखेंगे एक साथ, मैं भी उसके बाजू भी नकली चिपका के आऊंगा कुछ तो भी, तो अब ये दो छोटे तो ये व्हाइट दिखेंगे, ये व्हाइट नहीं दिखेंगे, क्या किया था नहीं मन, ये भी हो रहा है भाई, कहाँ आंखों मतलब चेहरे में कुछ भर ले रहा है, दांतों में कुछ लगा ले रहा है, ये ऐसा से कमतरी, सब निकल जाओ, सब निकल जाओ, इसकी किसी चीज की आपको जरूरत नहीं, नेचुरल जैसा अल्लाह ने बनाया बस कुदरती तौर से बिल्कुल, उसको मेंटेन जो कर सकते शरीयत में, जो वजू कर रहे तो 5 वक्त आपका मुंह धुल जा रहा है, गुस्ल ले रहे 1 दिन 2 दिन के अंदर, तो वहां फिर और एक बार चेहरा धुल जा रहा है, वक्तन फवक्तन फ्रेश एकदम अच्छे मूड में रहो, ये सब चीजों को प्लीज अल्लाह के लिए वजूहत मत बनाओ, इससे आपका पैसा जाया हो रहा है, सेहत बर्बाद हो रही है और क्या कुछ नहीं। और ये बॉडी शेमिंग ने बहुत बर्बाद किया, खासतौर से तू मोटा दिख रहा, तुम फला दरे, मैं जिम जा रहा, तुम जिम नहीं जाते, मैं फला कर रहा। जिम की जरूरत किसको है यार? उस आदमी को जिम की जरूरत है जिसका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो एकदम, जिसको कहते हैं ना सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बस पूरा टाइम बैठ के, मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, मैं पूरा दिन सिर्फ ऑफिस में बैठे, हाथ यूं चल रहे हैं और वो पैर यूं चल के कुर्सी चल रही फिर उसके नीचे, बस वो काम कर रहे हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं कर पाते, तो फिर आदमी को कुछ तो होना ना जिससे आदमी की मसल्स वर्क करे, तो वो जिम जाए, समझ में आ रहा है, स्विमिंग जाए। यहाँ तो मामला ये है कि बस वो बताने के लिए सब चल रहा है, उसको दिखा रहा है टी शर्ट में मैं सही फिट होना चाहिए, गाड़ी पे मैं सूट होना चाहिए, अरे गाड़ी तेरे पे सूट होना चाहिए, तू क्या अब गाड़ी तू खरीदे और उसके लिए अपने आप को सूटेबल बना रहा है, पागल इंसान। समझने की जरूरत है ना। अब देखिए एक वो आए, बच्चों में ये बहुत हो चुका है कि भाई एक बच्चा है, वो अपने वालिद से जिद करा मेरे को फला ब्रांड की घड़ी होनी, फला ब्रांड समझो, रोलेक्स की घड़ी होनी, असली वाली नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसके लिए तो किडनी जाती सीधा, वो अलग ही शे जो चल रही मार्केट में। मैंने सवाल बच्चे से, उस नौजवान बच्चे से मेरा ये, नाइक का शूज होना तुझे, मेरा सवाल तुझसे बेटा ये है कि मुझे बता, जब तू रोलेक्स की घड़ी हाथ में डालेंगे तेरी हैसियत लोग समझेंगे भी उससे, और ज्यादा नल्ला नजर आएगा तू कि ये डुप्लीकेट आदमी है, डुप्लीकेट पहन के आया, समझ रहे। एक आदमी की हैसियत भी होती है, कुछ चीज पे वो रहे उठे बैठे तो लोग कहता है ये डिजर्व करता है। आप मैं जो बता समझ रहे ना, मैं बुराई से नहीं बोल रहा हूँ, समझो आप एक रोलेक्स की नकली घड़ी 2-4 हजार का फर्स्ट कॉपी पहनना चाह रहे, ठीक है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये कि तेरे हाथ पे घड़ी देख के बेटा कौन समझेगा कि तू रोलेक्स के लायक है, मुझे ये बता दो सिर्फ। बाप का नाम क्या बोलेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा कि जिसकी वजह से घड़ी याद नहीं, अगर असली है तो यहाँ और ज्यादा तेरा नकलीपन नजर आता है। सिंपल सादा है, एक कैशियो की 600 रुपए की ब्रांडेड है, कैशियो ब्रांड है अपने आप में, उसके 600 का मॉडल पहनेंगे, ब्रांडेड ही घड़ी है अपने आप में, कोई मसला नहीं, वो भी टाइम बताती है। मैं नहीं कर रहा जो घड़ियां महंगी पहनते हो कुछ भी गलत है, अल्लाह ने दिया है तो वो इस्तेमाल करें, करोड़पति लोग करें ना, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं और आप क्यों भाग रहे उसके चक्कर में बेटा? वालिदैन परेशान, घर वाले परेशान, ये सब बॉडी शेमिंग और ये कल्चर मादा और सब जो चल रहा है ना, उसका नतीजा है। तो पहले मैं कहूँगा गुजारिश, चलो तुम ब्रांड्स ले रहे हो, चीजें पहन रहे, ठीक है, इस हद तक प्लीज बॉडी को अपने हाथ मत लगाना कभी, कोई इंजेक्टेबल्स, कोई केमिकल्स, कोई प्रोडक्ट्स जो प्रोटीन के नाम पे चल रहे हैं, ये सब चीजें लेके कोई आपको अपनी बॉडी कुछ करने की इंशाल्लाह जरूरत नहीं। आंखों को ये करने के लिए चिटका रहा हूँ फला, हाँ ये चिटकाने का भी सस्ता, ये तो बोल दिया, मैं बोलना आंखें अगर अच्छी दिखना बोल के पता नहीं कुछ क्रीम यहाँ लगाते प्लास्टिक जैसा वैसा लगा के खींच डालते, अब वो 2-4 घंटे ऐसे ही रखता दोनों आंखों को, क्या तमाम दावत में जाके आंखें वापस जैसी की वैसी हो जाती। लेकिन ये 2 घंटे तक आप सोचो, ये आंख जब खींचेंगे कंटिन्यूस वो एरियाज एक्सपोज हो रहे हैं जिसको जनरली मेरी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वहां धूल लग रही, इतनी आंख जितनी नॉर्मल खुली है, इसमें धूल भी गई तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आप थोड़ा सा एक्सपोज कीजिए आंसू जाना चालू हो जाते हैं, ये सब हो रहा है। तो प्लीज एहसास कमतरी से निकलो, बस निकलो इससे। आप मुसलमान होने के नाते ये सब चीजों बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस्म को तब्दील करने का इस्लाम हमको हुक्म नहीं देता, जिस्म की किसी भी किस्म की तब्दीली इस्लाम में हराम है, सिवाय इसके कि वो आप में थी और वो बाद में चली गई, उसको आप वापस से लगा रहे, जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, नाक थी चले गई, रिकंस्ट्रक्ट करा रहा हूँ, जायज। आंख थी किसी वजह से खराब हो गई, उसको रिकंस्ट्रक्ट करा हूँ, जायज। बाल थे चले गए, लगा रहा हूँ, जायज है, लेकिन एहसास कमतरी के चक्कर में मत करो, ये बोलना चाह रहा हूँ, समझा। दांत थे गिर गए, लगा सकते हैं आप, इसमें झूठ नहीं होता है, ये जायज है। जो चीज मौजूद थी उसके जाने की वजह से, ऐसा कान कर दिया किसी वजह से, आप नकली लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं, जो कान था चला गया, तो ये मसला नहीं। लेकिन जो आप कर रहे हैं ना, सेल्फ एहसास कमतरी और सारे जो मसाइल हैं, बहुत प्रॉब्लम्स इससे आ रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है, हत्ता कि जिसमें कुछ इससे बताना नहीं चाह रहे तो उस पर टैटूइंग करा दे रहे हैं, टैटूइंग जायज नहीं है, जिसमें खामों का इन्हांसमेंट रिकंस्ट्रक्शंस कराना जायज नहीं है, इनसे हमें बचना चाहिए। इसी पे बहरहाल आखिरी चंद पॉइंट्स के साथ बातों खत्म करूंगा। अब ऐसा क्यों करते हैं हम सब, आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सरसरी लूंगा। पहला, लोगों को खुश करने के लिए हम बॉडी शेमिंग करते हैं दूसरों को, ये इसके पॉइंट नहीं है कि हम अपनी आप की क्यों करते हैं, जनरल पॉइंट ले रहा हूँ जो क्यों करते हैं लोग लोगों की और खुद की बॉडी शेमिंग। पहला, लोगों को खुश करने किसी को जलील करते हैं, वो गिड्डा आया था कि फला आया था ताकि लोग खुश हो उससे। दूसरा, किसी को जलील करने के लिए बॉडी शेमिंग की जाती है, जो कि असल मकसद इसका। तीसरा, तकब्बुर और दूसरों से खुद को बेहतर समझने इसलिए हम वो करते हैं, मेरा फला है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं तो मैं बेहतर हूँ। चौथा, जलन हसद की वजह से ही करते हैं। ऐसा कोई इंसान आया कार में, अब कार तो बहुत ही ब्रांड ला लिया, हाँ उन्हें बैलगाड़ी में आए,
ये हसद है ना, जलन से किया ना तुमने, ये उसकी नेमत थी, तुमको लगता हो नेमत तुम्हें चाहिए, अल्लाह से मांगो कि अल्लाह मुझे भी दे, उससे क्यों जलन कर रहे यार, उसने दिया फायदा उठाए उसका, ठीक है बहरहाल। तो वो का जलन हसन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए बॉडी शेमिंग लोग करते हैं। अरे क्या धारकारी यार, वो मजलिस में आते ही ऐसी बातें शुरू कर देता, बस मजा आ जाता। और क्या बातें कर रहा, ये सब वो लंगड़ा का था, लूला ये था, मजाक बना रहा, जोक्स बना रहा, कुछ भी कर रहा, तो ये मुतवज्जे करने के लिए। इसी तरह जो है कम वक्त में कामयाबी हासिल करने के लिए भी लोग ये कर रहे हैं। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा है, मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चल रहा, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को कम्युनिटी शेमिंग करवा रही है आजकल। तो तुम ये पहनते, तुम ये खाते, तुम ये ओढ़ते, तुम ये करते, ये सब चल रहा है मालूम। तो कम वक्त में शोहरत पाने के लिए। इसी तरह बॉडी शेमिंग की वजह ये है, सोशल मीडिया पे कम वक्त में ज्यादा वायरल, लाइक्स और क्या फेम गेन करने के लिए करते हैं। अब इसके नतायज क्या होता है, बॉडी शेमिंग से होता क्या, इंसान खुद करे या दूसरे करे। पहला, डिप्रेशन का इंसान शिकार हो जाता है, समझ, डिप्रेशन। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। इसी तरह जो है इसको कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तीसरा, दुश्मनियां बढ़ती है इससे। जब आप किसी की बॉडी शेमिंग करेंगे, अगर वो एहसास कमतरी में हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर वो रिटेलिएट करेगा, जवाबी कारण, जैसा आपने किसी को मोटा कहा, उसने उठ के बता दिया वेट किसको बोलते हैं, हाथ का वेट डाल के, तो फिर पता चलता है बहुत गलत बात बोल दी थी उसको। आप समझे ना, ये होता है इस तरह से आगे। तो क्या होता है, दुश्मनियां इससे पलती है। इसी तरह इससे कत्ल वगैरह भी होते हैं। कई कत्ल की वजह सिर्फ बॉडी शेमिंग थी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की कई रिपोर्ट्स आप पढ़ सकते। वो उसने उसका मजाक उड़ा, उसने क्या, उसने दिल में रखा, थोड़े दिन तक प्लानिंग किया और उसको खत्म कर दिया। उसको वो डिफेक्ट जो उसमें कमजोरी थी उसमें लाने के लिए उसने उसका एक्सीडेंट करवा दिया। ये सब हो रहा है, कत्ल हो रहा है, खुदकुशियां लोग कर ले रहे हैं। जो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, आप उनको बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, ये तो ऐसा है, बच्ची तो कलर ऐसा है, इसका कलर तो वो है, तो फिर क्या हो रहा है, खुदकुशियां भी हुई है। ऑन रिकॉर्ड ये चीजें हैं, न्यूज पकड़ते हैं आप लोग, सब देख रहे हैं बहरहाल, तो खुदकुशियां कर रहे हैं। गुनाह लोग कर रहे हैं इसकी वजह से, कितने गुनाह की, मुझे बॉडी चेंज करना है तो हराम कमाना है, तो सब चीजें हो रही है। प्लीज अल्लाह के लिए ये सब चीजों से बचिए, एक दूसरे का एहतराम कीजिए। अल्लाह ने जो जिस्मानी अच्छी नेमत दी है उसका एक्नॉलेज कीजिए, अल्लाह को शुक्र अदा करके उसका जैसा रखा है उसको अच्छे से रखिए। हर इंसान को नजरिए से देखिए कि हर इंसान देखिए अलग। देखिए इतने लोग मेरे सामने बैठे हैं, मैं खुद भी आपके सामने एक नमूना हूँ, सब अलग एक दूसरे से, हम सब अलग है, सब सबसे बेहतरीन साख्त बने हुए, सबको अल्लाह ताला ने बनाया है। हर कोई चाहे गरीब घर में पैदा हो या मालदार, पैदा होने के सारे प्रिविलेजेस तो उसको मिले ही है। ऐसा हुआ कि गरीब घर में था तो पैदाइश कुछ अलग हो रही है, सबको प्रिविलेजेस बर्थ के सेम मिले हुए, सबको वो फायदा हुआ, सब शक्ल सूरत करने सबसे अच्छे हैं। किसी को तकब्बुर इस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन एहसास कमतरी भी नहीं होना चाहिए। और आखिरी नसीहत ये करूंगा, अगर आपको कोई चिल्लाता है, आपको कोई कुछ बुरा बोलता है, छोड़ दीजिए उस चीज को, इजी ले लीजिए। अब इतना तो कह दिया लोगों ने नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करने वाले, मुझे पता है सीरियस मैटर है, लोग नहीं इस्लाह करते। मैं बता रहा हूँ, रमजान का महीना है, आज भी मैं जिस इलाके में रहता हूँ, एक खातून है जिसको समझ नहीं है, आज भी लोग एक से बढ़कर एक जो अपने आप को दीनदार बता रहे हैं, उसको छेड़ के ही आगे बढ़ने वाले हैं। एक नाम लेंगे जिससे वो चिढ़ जाती है और सबको गालियां देती है, और सब एंजॉय कर रहे हैं। आज भी होता है भाई, कुछ नहीं कर सकते हमसे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप कितना चेंज करेंगे आदमी को, बोलने तो बोलने वाले। सब्र करो, अल्लाह से इसका अजर तलब करो, कोशिश करो कि इस्लाह करो, समझाओ, बताओ, बट सब्र करो, ठीक है। और जो लोग ये करते हैं इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, याद रखिए जो इंसान पे आप ये करे वो मजलूम हो जाता है, और मजलूम की बद्दुआ से अल्लाह के रसूल ने बचने का हुक्म है। कितना आप उसको जुल्म है, नहीं ज़हनी जुल्म होता है इससे, तो लिहाजा ये नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई करता है, बस अपने आप को थोड़ा स्टैब्लिश कर लीजिए, ऐसा से कमतरी मत जाइए, परेशान मत होइए, कोई गलत कदम मत उठाइए, सब्र कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और मामलात को आगे बढ़ा दीजिए। सामने वाले को बद्दुआ दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ कर दीजिए उसको। एहसास लोगों को थोड़ी देर में हो जाता है। चीज दुनिया हालात सबको सब बता देते हैं, याद रखिए आपको ज्यादा बताने की और ज्यादा कुछ करने की जरूरत बहरहाल नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ अपनी हम इस बात को खत्म करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बॉडी शेमिंग, चूंकि यूथ्स के लिए, नौजवानों के लिए एक रहनुमाई के लिए मैंने इसको किया, थोड़ा लॉन्ग हो गया, बट एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि तकरीबन पॉइंट्स जो बॉडी शेमिंग के होते हैं उनको कवर करने की हमने कोशिश की। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि अल्लाह सुब्हान तआला जो कुछ हमने सुना उस पर अमल करने की हमें जो तौफीक अता फरमाए। हमसे अगर ये खता और गलती हुई, किसी को हमने ऐसा कहा, तो अल्लाह ताला हमको उस मामले में जो माफ करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें आगे अपनी जिंदगी में लोगों को जैसा उसने तूने बनाया है उस नजरिए से देखकर जो है देखने की और उस नजरिए के तो एहतराम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारी खताएं और कोताहियां बरल हुई है उसको जो माफ करे, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा ईमान पर हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।